स्वागत है आप लोगों का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा 7वां टॉपिक है। तो बस एक टॉपिक हमारा थिंकर बच जाएगा और 7वां टॉपिक खत्म हो गया तो हमारा इथिक्स खत्म हो जाएगा। और थिंकर हम लोग फुटकर में देख लेंगे, क्योंकि पचाना भी है, उसको अच्छे से पचाना है। और हम लोग पीछे से चल रहे हैं, रिवीजन करते याद करते चलेंगे। और वो कब तक करेंगे? जब तक 7वां यूनिट खत्म ना हो जाए। तो फोकस रखना है। हो सकता है कि वीक में, नेक्स्ट वीक में हम केवल वीडियो ही डालें, लेक्चर ना ले पाए, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। संडे के दिन हम लोग या कभी ऐसा अगर देखते हैं तो आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे जिस हिसाब से होगा, लेकिन वीडियो तो आना ही है, ठीक। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। और ये इसको लेके ना हम बहुत माथापच्ची करते हैं, पता नहीं कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। क्या है हमारा दिमागी कीड़ा, एक तो गजनी है और दूसरी बात है दिमागी कीड़ा कभी शांत नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी का लास्ट में बहुत सारे हम पढ़ने के बाद यही निकाले कि ऑनेस्टी प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी होता है। देखो, ऑनेस्टी क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी को बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये व्यावसायिक रूप से या व्यावसायिक रूप से ईमानदारी, व्यावसायिक, ठीक है। और इंटीग्रिटी क्या है? तो प्राइवेट और व्यावसायिक दोनों प्रकार की ईमानदारी है, ठीक है। तो जो हम पहले भी पहले बताए थे वही होगा। बाद में हमने फिर से एक लेक्चर में उसको और दिमाग लगा के माथापच्ची कर दिए, गड़बड़ कर दिए। तो वो नहीं। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी। तो ये बात को ध्यान रख लेना। और इसके लिए सॉरी यार, जो है आपका भला हो इसी में ज्यादा डिकेडी करते हैं, और डिकेडी करने का कुछ निगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है, ये अपना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? ईमानदारी, सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन करना। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी सत्य का साथ देना है, सत्य का साथ देना है। तो सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन करना। आप किसी पद पे बैठे हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं शासन में ईमानदारी। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा इंग्लिश याद रखना। शासन में ईमानदारी पूछ लेगा तो फिर ये प्रोबेबिलिटी की बात करेगा। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कि सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन करना। बहुत सिंपल सा है। हमने कहा कि सच्चाई का ये क्या है? सार्वजनिक ईमानदारी को दर्शित करता है, ईमानदारी को दर्शाता है। और ऐसे भी शासन किसके लिए होता है? सार्वजनिक लोगों के लिए होता है। तो सार्वजनिक ईमानदारी को दर्शाता है, ठीक है ना। सार्वजनिक ईमानदारी को दर्शाता है। तो अगर किसी पद पे बैठे हो तो उस पद का अगर दायित्वों के साथ निर्वाह कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कि ईमानदारी से काम कर रहे हो। अर्थात या दूसरा पक्ष बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, जरा सा इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी पूछ लेता है और लिखें क्या समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को बड़े दिमाग में बैठा लेना कि प्रोबेबिलिटी क्या है? कि सच्चाई के साथ अपने पदीय या पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अपने पद के जो कर्तव्य है वो सच्चाई के साथ निर्वहन करना। अर्थात दूसरी बात कहें कि प्रोबेबिलिटी क्या है? सत्य का साथ देना है, सत्य का साथ देना, यही तो होगा। ईमानदारी क्या? हमेशा सत्य का साथ देना होता है। और ऑनेस्टी क्या है? कि सच्चाई के साथ अपने मतलब व्यक्तिगत जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करना व्यक्तिगत ईमानदारी होगी। तो ईमानदारी को परिभाषित करने के लिए भी हमें वर्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पदीय जगह की क्या कर लो? व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्वहन कर लो, तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी का परिभाषा हो जाएगा। और सत्य का साथ देना, ये दो चीजें जोड़ दोगे तो परफेक्ट ईमानदारी का परिभाषा हो जाएगा। फर्क बस है कि पदीय लगा दोगे तो शासन में कोई ना कोई पद होगा, उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा, तो वो सच्चाई के साथ करना होगा। तो वो क्या होगा? हमारी सार्वजनिक ईमानदारी होगी। मतलब यहाँ पे बोले हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी प्लस सार्वजनिक ईमानदारी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो, सार्वजनिक रूप से ईमानदार हो, ये हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे गलत है, उसको फिर से सही कर देते हैं, हम बदल दे दिए। तो बदलने का मतलब आप लोग भी चेंज कर देना कि व्यक्तिगत रूप से ऑनेस्टी प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या है? सत्यनिष्ठा है, ठीक है ना। और इस पे अभी डिकेडी चलेगा ही, बदलेंगे कि नहीं, ऐसे हमारे ख्याल से यही होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी व्यावसायिक
या हम कहें कि एक लिखा है किताब में, आप लोग वर्ड समझो कि सत्यनिष्ठा केवल व्यावसायिक स्तर पे है तो वो प्रॉपर्टी है, यदि वह व्यक्तिगत स्तर पे है तो पूर्ण सत्यनिष्ठता है। इस वर्ड को आप लोग डिकोड करो, यहीं से निकलता है कि सत्यनिष्ठा केवल व्यावसायिक स्तर है। सत्यनिष्ठा क्या केवल व्यावसायिक स्तर पे है तो वो प्रॉपर्टी है, और यदि वह व्यक्तिगत स्तर पे है तो पूर्ण सत्यनिष्ठा हो जाएगा। सत्यनिष्ठता में कि दोनों आ जाएगा, ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक आ जाएगा, व्यवसायिक, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है, व्यवसायिक रूप से सत्यनिष्ठता या ईमानदारी को दिखाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, तो इसको काट के सही कर लेना। जो हमने किताब की बात बोला वो आप लोग डिकोड कर लिए होंगे, यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब देखो कि ब्रिटेन में प्रॉपर्टी को सिविल सेवा आचरण नियम में सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से उसकी व्याख्या किया गया है। तो जो ब्रिटेन की सिविल सेवा आचरण नियम है उसमें प्रॉपर्टी को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित रूप से व्याख्या किया गया है क्या, कि सिविल सेवकों को सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। और सिविल सेवक कैसा काम करते हैं, सार्वजनिक सभी के हित के लिए काम करते हैं, जितने नागरिक हैं उनके लिए। तो यहां से भी निकल रहा है कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सार्वजनिक ईमानदारी है, ठीक है ना। सत्य का साथ देना चाहिए और किसी तथ्य को नहीं छिपाना चाहिए, किसी तथ्य को नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि सिविल सेवक को मंत्रियों को परामर्श सदैव सत्य के आधार पर देना चाहिए और असत्य से बचना चाहिए। यदि दायित्व का निर्वहन में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। सार्वजनिक धन का प्रयोग मात्र उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए वो प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी तो ईमानदारी है। अब जरा से देखो, वही बात बार बार हम घुमा के क्या बोल रहे हैं, सच्चाई, हर जगह सच्चाई आ रही है। तो आप क्यों नहीं यहाँ पे एक एकदम बिल्कुल आधार बना लो, दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लो, क्या बात बैठा लो, प्रॉपर्टी पूछा जाएगा पक्का, आप लोग के समय में प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, तो दिलो दिमाग में क्या बैठा लो। पहली बात ये तो काट देना नोट में, अगर लिखे हैं नोट्स में तो, ठीक है ना। तो ईमानदारी, प्रॉपर्टी क्या है, पहली बात हमें ध्यान रखना कि अब सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन करना, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरा भाग क्या, हमेशा प्रॉपर्टी क्या होता है, सत्य का साथ देना। अब बात कहा गया कि ब्रिटिश में, एक बात याद रखना कि ब्रिटेन में जो आचरण नियम है, रूल ऑफ कंडक्ट है, उसमें प्रॉपर्टी को व्याख्या किया है, ये बात बोल देना। और बोलने के बाद कहना कि हमेशा, अब बात हो गया ना कि सत्य का साथ देना हमेशा, तो सत्य का साथ कहां देगा। अब सत्य का साथ ढूंढो तो सत्य का साथ कहां देगा, प्रॉपर्टी की व्याख्या करने में क्या क्या बोला गया है, तो प्रॉपर्टी की ऐसे लिखो, सत्य के साथ कहां करेगा, सिविल सेवक क्या करेगा, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सिविल सेवक को सत्य का साथ देना चाहिए। ये कोई रटने की बात है भाई। शासन में ईमानदारी कौन लाएगा, शासन में ईमानदारी सिविल सेवक लाएंगे। और हमने कहा कि सत्य का साथ देना, परिभाषा में सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन करना, तो आप लिख दो कि सच्चाई के साथ अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, या सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, दोनों में से कोई एक लिख लो। दूसरी बात है कि अगर कोई मंत्री परिषद परामर्श मांगे तो वो परामर्श क्या दोगे, सदैव सत्य दोगे, तो परामर्श भी क्या दोगे, सदैव सत्य दोगे, सच्चाई के साथ छुड़ेगा ही नहीं ईमानदारी, ठीक है। और शासन की ईमानदारी की बात हो रही है। तीसरी बात है कि अगर कहीं त्रुटि हो जाए, उससे कहीं मानवीय भूल हो जाए, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि तोड़ मरोड़ को पेश करेगा, कह रहे नहीं हमने सही किया है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये भी बात उसकी सच्चाई को ही दर्शाता है, ऐसा नहीं कि हमने किया है वो सही किया है, भले गलत है तो उसको कुतर्क दे रहा है, वो सीधे सीधे त्रुटि है उसे स्वीकार कर लिया तो सत्य हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या करें कि जो धन है, लोक निधि है, उस लोक निधि का प्रयोग कहां करें, जिसलिए जारी किया गया है, प्रयोग कहां करें, जिसलिए उसको क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो ये भी बात कह रहा है कि सच्चाई के साथ खर्च करें, सत्य ही है। तो हर एक बात में सत्य छुपा हुआ है। और भी बातें लिख सकते हो, कोई खोल के देखने वाला नहीं है। तो प्रॉपर्टी सिविल सेवा का आचरण नियम में जो ब्रिटेन की
सिविल सेवा का आचरण नियम है उसमें सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से व्याख्या किया गया है। अब देखो कैसे हम करते हैं व्याख्या। लो, डीकेडी करना है ना, ये तो हम बाद में सिखाएंगे आप लोगों को कैसे स्मार्ट तरीके से आंसर देने हैं। ये कुछ हैं बातें जो दिल में भरी हुई हैं, बाद में निकालेंगे। देखो, हमेशा प्रॉपर्टी क्या है? सत्य का साथ देना, सत्य का साथ देना, यही बात ईमानदारी की है। हम कोई पदीय कर्तव्य को, जैसे हमने यहाँ पदीय कर्तव्य न बोल के सच्चाई के साथ दायित्वों का निर्वहन, और दायित्व किसके पास होगा? दायित्व जिसके पास पद होगा, उस पद के अनुसार उसके दायित्व होंगे। तो हम सत्य का साथ देना, एक बात याद रखेंगे, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या? सत्य का साथ देना। तो अब हम क्या करें? डीकेडी करते हैं। डीकेडी कर देते हैं कि वर्ड उठा लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सत्य के साथ, सत्य के साथ या सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ या सत्य के साथ अपने पदों, अपने पद के, अपने पदीय कर्तव्य को, पदीय कर्तव्य को, कर्तव्य का निर्वहन करना, निर्वहन करना। ठीक है। दूसरी बात है योजना परियोजना। योजना, लोक सेवक में, लोक सेवकों को योजना और परियोजना में, परियोजना में जो व्यय है उस व्यय का अकाउंट या खाता बही रखना। खाता बही रखना मतलब कि साधा बात है कि वो सीधी बात है, आपकी सच्चाई दिखा रहा है कि हमने जो जहां दिया गया है वहीं खर्च किया। खाता बही रखना, अकाउंट मतलब अकाउंट करना। तीसरी बात है कि कोई मंत्री परिषद है या मंत्री है, मंत्री या मंत्री परिषद, इनको अगर सलाह देना है, परामर्श देना है, तो वो परामर्श हमेशा क्या करेंगे? सदैव सत्य देंगे, सदैव सत्य देंगे। ये भी बात हो गया, सत्य की बात हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि ये भी तो बोल सकते हैं कि योजनाओं और परियोजनाओं का या नीतियों का क्रियान्वयन सच्चाई के साथ करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे कह सकते हो कि अपने व्यक्तिगत हित की जगह, व्यक्तिगत हित की जगह क्या वरीयता दोगे? सार्वजनिक हित को वरीयता दोगे, सार्वजनिक हित को वरीयता दोगे, लेकिन सच्चाई के साथ दोगे, सच्चाई के साथ दोगे। बस एक ही वर्ड तो जोड़ना है, सच्चाई। ठीक है। तो कितना भी लिख लो, यही होगा प्रॉपर्टी का अर्थ। फिर हमने प्रॉपर्टी को बोला, प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी अगर पूछ ले कि प्रॉपर्टी है क्या, तो प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी प्लस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी, या हम कहें कि प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी माइनस ऑनेस्टी। तो किसी, अब कहानी यहाँ पे लिखना है कि सत्यनिष्ठता का मतलब, यहाँ पे बड़ी बारीकी से हो सकता है ईमानदारी को भी पूछ ले। ईमानदारी, ठीक है, शासन में ईमानदारी अर्थात प्रॉपर्टी पूछ ले और सत्यनिष्ठता, तीनों बातें पूछ ले, डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का सच्चाई के साथ पालन करना ही क्या है? ईमानदारी है। या व्यक्तिगत जीवन में सत्य का साथ देना ईमानदारी हो गया। प्रॉपर्टी क्या हो गया? तो अपनी पदीय कर्तव्यों को सच्चाई से पालन करना, निर्वहन करना क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। सत्यनिष्ठा क्या? जहां पे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों में क्या हो? ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो गया। तो तीनों चीज बिल्कुल डिफरेंस करके रखना। तो सत्यनिष्ठा की बात करें तो अब जरा सा देखो, सत्यनिष्ठा हमेशा क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। अगर पूछा तो भी बताइए, नहीं पूछा तो भी इस बात को यही कर देना क्लियर। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी के साथ साथ व्यवसायिक जीवन में होता है, व्यवसायिक जीवन में भी ईमानदारी होता है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है। और हम अगर कहें कि प्रॉपर्टी का मतलब कि केवल व्यावसायिक रूप से सत्यनिष्ठ है, व्यावसायिक रूप से सत्यनिष्ठ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी है।
ठीक है ना। तो ये बातें समझ में। अब जरा सा एक केस स्टडी यहाँ पे देना बनता है, जब भी हो तो यहाँ पे केस स्टडी लिख दो। केस स्टडी ये लिख सकते हो सत्यनिष्ठ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के लिए क्या केस स्टडी है। अब देखो प्रॉपर्टी की केस स्टडी आप लिख सकते हो, कोई भी, हम भी बना ही रहे हैं, आप भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो प्रॉपर्टी हम कहें कि व्यवसायिक रूप से सत्यनिष्ठता है, तो हम कहें कि कोई ए है और किसी जिले का डीएम है, ठीक है ना, डीएम है, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या है, सत्यनिष्ठ है, लेकिन अपने क्रियाओं के संपादन में, अपने कर्तव्यों के संपादन में, कर्तव्यों के या पदीय कर्तव्यों के संपादन में परियोजनाओं का लेखा वही सच्चाई के साथ नहीं करता है, और उस परियोजना के कारण वहां के निवासियों को बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है। अब हो सकता है वो परियोजना बांध से जोड़ देना, हमने नहीं जोड़ा वहां से, तो वहां पे क्या होगा, बाढ़ वगैरह की समस्या आ गई या वो बांध ही टूट गया तो हो गया भाई। तो सच्चाई के साथ लेखा वही नहीं किया, कितना उस पैसे को क्या करना था, मान लो कि 1000 करोड़ रुपया, वहां पे 1000 करोड़ रुपया खर्च करना था, लेकिन लेखा वही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पकड़ा जाता है, उसमें से सिर्फ 1000 में से 500 करोड़ रुपया ही खर्च किया, मतलब लेखा वही नहीं किया, तो सच्चाई के साथ नहीं किया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भले सत्यनिष्ठ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठ हो। तो इसके अंदर ईमानदारी तो है, ये बताओगे कि इसके अंदर ईमानदारी तो है, लेकिन व्यक्तिगत ईमानदारी है, सार्वजनिक ईमानदारी इसकी कमी है, सार्वजनिक रूप से क्या है, ईमानदार नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये सत्यनिष्ठ नहीं है, क्योंकि सत्यनिष्ठ होने के लिए व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भी ईमानदार होना चाहिए, ठीक है ना। तो सत्यनिष्ठता का अभाव है और प्रॉपर्टी का भी अभाव है, भले ही वो ईमानदार हो व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे निष्कर्ष बता सकते हैं, किसी केस स्टडी को लिख के बता सकते हो और कोई केस स्टडी बैठ के बना सकते हो अपने हिसाब से। हम तो तुरंत बैठे गंदा सा बना दिए, लेकिन हाँ बना सकते हैं जब सोचेंगे तो। ये बात समझ में आ गया। अब लोक सेवा की संकल्पना बात करें। हमने कहा कि लोक सेवा में लोक का मतलब जनता नहीं होता है, लोक का मतलब क्या होता है, सरकार, ठीक है। और ऐसे भी लोक प्रशासन की बात हम बताने लगे, लोक सेवा है, तो लोक सेवा में हमने कहा कि लोक सेवा में सिविल सेवा और रक्षा सेवा दोनों आता है। जबकि सिविल सेवा में क्या होता है, केवल नागरिकों का सेवा होता है, नागरिकों का सेवा होता है, संबंधित सेवा होता है। और ज्यादातर क्या करते हैं, असैनिक अधिकारी करते हैं। तो लोक सेवा की संकल्पना देखो, सिविल सेवा और रक्षा सेवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कहें कि सार्वजनिक उद्देश्य से किया जाने वाली सेवाएं क्या कहलाती हैं, लोक सेवा। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब क्या है, कि सभी के हितों के लिए कार्य किया जाना। तो लोक सेवा का मतलब कि सार्वजनिक उद्देश्य से काम करेगा। इसको फुटकर से समझो कि लोक सेवा का मतलब क्या, पब्लिक सर्विस का मतलब क्या, कि सार्वजनिक उद्देश्य से काम करेगा। जो भी काम किया जाएगा सार्वजनिक उद्देश्य से किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। और सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब क्या, कि सभी के हितों में कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब क्या, सभी के हितों में काम किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहें कि लोक सेवा केवल सरकारी सेवा तक सीमित नहीं है,
सभी की हित बात करते हैं, सभी की हितों की बात हो रहा है ना, सार्वजनिक उद्देश्य। तो केवल सरकारी तक ही सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकारी सेवा को ही लोक सेवा बोलते हैं, नहीं, बल्कि लोक सेवा का विस्तार उन सभी क्षेत्रों तक है जहां तक जनता के हित या कल्याण निवेशित है। तो जहां तक जनता का हित या कल्याण निवेशित है वहां तक इसका विस्तार है, केवल सरकारी सेवा तक नहीं है। ये सरकारी सेवा से भी बढ़ के है। जैसे अगर प्राइवेट तक भी जनता के हित और कल्याण निवेशित होगा तो उसमें भी लोक सेवा बोला जाएगा, चाहे वो गतिविधि सरकारी हो चाहे ना हो। तो बात समझो कि लोक सेवा में संकल्पना की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट का। तो लोक सेवा में क्या होता है, सार्वजनिक उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है, सेवाएं दी जाती हैं। और सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब सभी के हितों के लिए कार्य किया जाता है, और सभी के हितों के लिए कार्य किया जाएगा। तो इसका लोक सेवा का मतलब ये नहीं कि केवल सरकारी सेवा से मतलब है, क्योंकि उसको सार्वजनिक सेवा बोलते हैं, लेकिन नहीं साहब, सरकारी सेवा से भी बढ़ के है। इसका व्यापकता में ये विस्तृत या बृहद है। कहां तक है, तो जहां तक जनता के हित निवेशित हो या कल्याण निवेशित है वहां तक लोक सेवा का दायरा आ सकता है, चाहे वो सरकारी गतिविधि हो चाहे ना हो। इस संकल्पना में हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को। सेवा के परिवेश में निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है, और परिवर्तन नई चुनौतियों और दायित्वों को उत्पन्न कर रहा है। तो पब्लिक सर्विस में हमेशा परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि जो जनता के हित है, कल्याण है, वो व्यापक दायरा लेता जा रहा है। और व्यापक दायरा जिसका दायरा होगा तो चुनौतियां भी आएंगे, दायित्व भी उत्पन्न करेगा कि नहीं कर। ठीक है, तो इन चुनौतियों को समाधान करना और दायित्वों को निर्वहन करना लोक सेवा का कर्तव्य है। इन चुनौतियों का समाधान करना और दायित्वों का निर्वहन करना किसका काम है, लोक सेवाओं का कर्तव्य है। तो जितनी चुनौतियां आ रही हैं वो जनता से हित से या जनता के कल्याण से जुड़ी हुई उस चुनौतियों को सामना करना या दायित्वों का निर्वहन करना किसका काम होता है, लोक सेवा का काम होता है। यह इंगित करता है कि लोक सेवा का क्षेत्र निरंतर विस्तारशील है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। लोक सेवा का संकल्पना में दो ही बातें हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा होती है, सभी के हितों का लिए कार्य किया जाता है। तो ये सरकारी सेवा तक ही सीमित ना होकर जहां तक जनता का हित निवेशित होता है वहां तक होता है। और इसमें चूंकि व्यापकता ज्यादा है तो उस आधार पे चुनौतियां और दायित्व भी उत्पन्न कर रहा है, और लोक सेवा इन चुनौतियों और दायित्वों का निर्वाह करना ही लोक सेवा का क्या है, कर्तव्य है। तो ये बात भी समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा सा नेक्स्ट आते हैं, शासन और प्रॉपर्टी का दार्शनिक आधार क्या है। ठीक है ना, शासन और प्रॉपर्टी का। तो शासन में कहते हैं ना, ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। तो शासन और प्रॉपर्टी में एक दूसरे की बात करें तो दार्शनिक स्रोत से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। दार्शनिक स्रोत सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और त्रुटियों को निवारण का अवसर देते हैं। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं करेंगे, जो भी बात है यहाँ पे सब वही बात है जो हम बोलेंगे, इसलिए पढ़ लें। शासन और ईमानदारी दार्शनिक स्रोत भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शन में परिलक्षित होती है, शासन की और ईमानदारी की, मतलब प्रॉपर्टी की। ठीक है, भारतीय दर्शन के हिसाब से दोनों की व्याख्या करें, शासन की और प्रॉपर्टी के दार्शनिक आधार देखें तो हमारा भारत में बौद्धिक कालीन या बौद्ध की परंपरा के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम और मानव मात्र के कल्याण पे आधारित रही है। तो वैदिक कालीन परंपरा के अनुसार देखें तो हमेशा हम वसुधैव कुटुंबकम के क्या रहे हैं, पक्षधर रहे और मानव मात्र के कल्याण के प्रति हमेशा जागृत रहे। वहीं हम देखें रघुवंशम में कालिदास ने क्या किया है, उल्लेख किया है कि राजा रघु जनता से इसलिए कर लेते थे, जो राजा रघु थे वो जनता से कर इसलिए लेते थे जिससे वो 1000 गुना कल्याणकारी रूपों से इसे जनता को वापस कर सके। ठीक है ना, तो ये रघुवंशम में कालिदास की विचार है। फिर वैसे ही तुलसीदास का रामचरित में है, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी तो निरिप अवसी नरक अधिकारी। मतलब जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा क्या हो, दुखी हो तो निरेप अवश्य नरक का अधिकारी, तो वहां का राजा नरक का अधिकारी होगा। ये तुलसीदास ने बोला है। तो ये भी साफ साफ शासन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तुलसीदास ने रामराज के गुण का भी उल्लेख किया है। रामराज के गुण उन्होंने क्या किया है, रामराज कैसा होना चाहिए, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कबहु व्यापा।
तो तुलसीदास ने क्या बोला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कबहु व्यापा। व्यापा मतलब कि राम के राज में दैहिक दैविक और भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। यही राम राज है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कबहु व्यापा। तो दैहिक और दैविक और भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं है राम के राज में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी बोला है इसके पक्ष में। कौटिल्य ने क्या लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। क्या बोला है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। मतलब कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। ठीक है, और प्रजा के हित में ही उसकी हित है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसकी हित है। नातम प्रिय हितम राज्ञः प्रजानम तु प्रिय हितम। नातम प्रिय हितम राज्ञः प्रजानम तु प्रिय हितम। बहुत टफ होता है संस्कृत बोलना भाई साहब, आज बोल लिए कुछ। राजा के हित में स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्य में नहीं है, बल्कि प्रजा के प्रिय लगने वाले कार्य में निहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा को जो अच्छा लग रहा है वही कार्य करे, बल्कि कौटिल्य बोलते हैं कि प्रजा को प्रिय लगे वैसा कार्य करे। ठीक है ना, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसको देखा जा सकता है, इसके दार्शनिक आधार। अब जरा से देखो कौटिल्य ने क्या किया था। कौटिल्य ने आप देखो तो सिविल सेवक के लिए आदर्श और नैतिक शासन की स्थापना की बात की थी, और कौटिल्य ने राजा और राज के पदाधिकारियों के लिए नैतिक आचार संहिता निर्मित की थी। तो कौटिल्य ने उसी समय नैतिक या कोड ऑफ इथिक्स क्या किया था, डेवलप कर लिया था और उसका पालन सुनिश्चित कराया था। तो कौटिल्य ने क्या बल दिया था कि राजा को जनता के हितों में के प्रति क्या करना चाहिए, सदैव नैतिक रूप से समर्पित रहना चाहिए। और कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया है कि राजा अगर इसकी उपेक्षा करता है तो उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। कितना बड़ा बात बोला था कि अगर राजा जनता के हित में कार्य नहीं करता है, उपेक्षा करता है, तो उस वैसे राजा का कोई मतलब नहीं, उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो ये भी बात बोल सकते हो। पाश्चात्य दर्शन की बात देखें तो प्लेटो का क्या बोलता है, आदर्श राज की कल्पना है। प्लेटो क्या कहता है कि राज की बागडोर जो हो वो कैसे हो, ऐसे राजा के हाथ में होना चाहिए जो स्वभाव में क्या हो, दार्शनिक हो। तो ये भी बात बोला। अरस्तु का मानना है कि राज का अस्तित्व जीवन के लिए नहीं बल्कि अच्छे जीवन के लिए है, इसलिए वो शासन और प्रॉपर्टी की बात करता है। तो ये आधार जब भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। बेंथम का भी है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, तो ये बेंथम की भी अवधारणा क्या है, शासन को बताता है, इंगित करता है, दार्शनिक आधार इंगित करता है। कन्फ्यूशियस का क्या मानना है कि राज्य में व्यक्तिगत नैतिकता और राज्य की नैतिकता, न्याय, दया लक्षणों का समावेश होना चाहिए। तो राज्य में व्यक्तिगत नैतिकता और राज्य की नैतिकता, न्याय, दया लक्षणों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए कन्फ्यूशियस ने। तो ये बड़ी बात है कि दार्शनिक आधार अगर पूछ ले क्या शासन एवं प्रॉपर्टी में का दार्शनिक आधार, तो भारतीय दर्शन में बताओगे वैदकालीन में क्या बोला गया, वसुधैव कुटुंबकम बोला गया है और मानव मात्र के कल्याण पे आधारित था जो वसुधैव कुटुंबकम था। रघुवंशम में कालिदास ने क्या बोला है, ये बोला है कि राजा रघु इसलिए कर लेते थे क्योंकि वो 1000 गुना में कल्याणकारी रूप में जनता को वापस कर सके। ठीक है ना। दूसरी बात हमने यहाँ पे बोला तुलसीदास की बात कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक की अधिकारी है, शासन के बारे में बोला गया। तुलसीदास के रामराज के बारे में भी बोला है कि रामराज में कभी दैविक और भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बोला है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होना चाहिए और प्रजा के हित में ही उसका राजा का हित हो। राजा के हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कि खुद को प्रिय लगे वही कार्य करे, बल्कि प्रजा के जो प्रिय लगे वैसा कार्य करना चाहिए। ये अर्थशास्त्र में बोला है कौटिल्य ने। फिर क्या कौटिल्य ने बोला, कौटिल्य ने कहा कि भाई
शासन को अच्छे शासन की स्थापना करने के लिए जितने पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या नैतिक होना जरूरी है। तो इसलिए नैतिक आचार संहिता बनाया और उसका पालन सुनिश्चित कराया। और साथ ही ये भी बल दिया कि राजा को भी जनता के हितों में सदैव नैतिक रूप से काम करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है, उपेक्षा करता है, जनता के हित में नहीं करता है, तो उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। फिर पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो ने बोला क्या, प्लेटो ने ये बोला कि राज्य की बागडोर या राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक स्वभाव का दार्शनिक होना चाहिए। अरस्तु ने क्या बोला, तो अरस्तु ने बोला कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए नहीं है बल्कि अच्छे जीवन के लिए है। ठीक है, वैसे ही अगर देखें नेक्स्ट में अगर, तो बेंथम ने क्या कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें उपयोगितावादी में। तो उपयोगितावादी को याद करोगे तो यही है। कन्फ्यूशियस ने क्या बोला था कि राज्य में व्यक्तिगत नैतिकता, राज्य की नैतिकता, न्याय, दया, इन सभी लक्षणों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। तो इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं। पारदर्शिता को समझते हैं जरा सा, पारदर्शिता को, क्योंकि यही जो है पारदर्शिता, यहां से पढ़ लेंगे। पारदर्शिता का मतलब क्या, नोलन कमेटी में ओपनेस से भी अर्थ लगा सकते हैं, जिसको हिंदी है खुलापन। पारदर्शिता किसके विरोधी है, गोपनीयता के विरोधी है। तो पहली बात तो गोपनीयता का विरोधी है। ठीक है, गोपनीयता क्या करती है, गोपनीयता भी पूछा गया है। तो गोपनीयता क्या करता है कि कोई भी विभागीय सूचना को गोपनीय रखने पे बल देती है। पारदर्शिता क्या करती है, तो पारदर्शिता विभागीय सूचना को सार्वजनिक करने की बल देती है। तो बात यहीं से लिख लोगे, इस बात से आप लोग 2-4 पॉइंट तो यहीं से पारदर्शिता का अर्थ समझा दोगे कि इसका क्या होता है, गोपनीयता से होता है। ठीक है ना, तो गोपनीयता क्या करता है, हमेशा विभागीय सूचनाओं को गोपनीय रखने की बात करता है। और पारदर्शिता क्या कहता है कि विभागीय सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, तो पारदर्शिता क्या है, पारदर्शिता के अंतर्गत लोगों को विभागों से संबंधित सूचनाओं को क्या करना, प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है कि विभाग के द्वारा सूचनाएं मिल जाए। ठीक है, अभी जब से एलपीजी आया है, एलपीजी के समय में पारदर्शिता अभी अपरिहार्य कार्य संस्कृति बन गई है, जिसको टाला नहीं जा सकता। पारदर्शिता बहुत जरूरी हो गई है। तो ये भी बता सकते हो पारदर्शिता के प्रोत्साहन के लिए सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया गया भारत में। तो ये भी बता सकते हो कि आरटीआई उपलब्ध कराया गया पारदर्शिता के लिए। तो फिर बात आ जाती है आरटीआई पे, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार के बारे में बहुत सारे पहले हमने सेकेंड पेपर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सूचना का अधिकार 2005 में आया था। लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये डेट भी याद रखना। सूचना का अधिकार का अधिनियम का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, तो देखो अधिनियम जो आरटीआई एक्ट है, ये क्या लाता है, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है, इसलिए महत्व रखता है। यह शासन में गुणवत्ता में संवर्धन करता है, लोगों तक विभागीय सूचनाओं तक पहुंच आसान बनाता है, शासन और प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न करता है, और इसमें लोकतंत्र की गतिशीलता बनाने और शासन व प्रशासन को अधिक व्यवहारिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। कई जगह भ्रष्टाचार की बातें यही लाया गया है, लोग डरने लगे हैं। तो लोग अब क्या करने लगे हैं, अब जो भी काम कर रहे हैं तो उसकी सूचना रख रहे हैं। एक सफल लोकतंत्र शिक्षित और जागरूक नागरिक और सूचना की पारदर्शिता का अपेक्षा करता है कि यार इसको बताने का मतलब क्या है, इतना आरटीआई हम तो पढ़ा ही चुके हैं, डीकेडी ही करा देते हैं। देखो पारदर्शिता अगर आ जाएगी तो पारदर्शिता का महत्व क्या है, पारदर्शिता का महत्व है क्या। पहली बात कि पारदर्शिता आने से हमारा क्या हो जाएगा, जवाबदेही। आरटीआई एक्ट का महत्व बता रहे हैं, जवाबदेही बढ़ जाएगा और पारदर्शिता बढ़ जाएगा। पारदर्शिता बढ़ जाएगा तो भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लोगों की सूचनाओं तक पहुंच होगी। ठीक है, लोग अब आरटीआई का और क्या होगा महत्व, देखो पारदर्शिता बढ़ जाएगा, जवाबदेही बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एक बात बोल सकते हैं ना ये कि शासन में नैतिकता का स्तर, क्योंकि जवाबदेही और शासन का नैतिकता एक दूसरे से स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आरटीआई में होगा तो बाह्य कारक का या बाह्य बल में कमी आएगी।
अगर ऐसा हो जाएगा, जवाबदेही हो जाएगा, पारदर्शिता हो जाएगा, तो बाह्य बल में भी क्या होगी, कमी होगी, शासन में नैतिकता का स्तर बढ़ जाएगा, तो बाह्य बल की कमी होगी, अर्थात सीबीसी, सीबीआई, लोकपाल इत्यादि की कमी आएगी। फिर क्या होगा कि इससे हमारा क्या होगा, शासन में विश्वास बढ़ेगा, जो जनता और शासन के बीच में दूरियां थी, उस शासन के बीच में दूरियां क्या होंगी, दूरियां भी कम होगा। तो ये महत्व जो भी लिखो, झोला भर भर के लिखो, जो भी है कि जवाबदेही होगा, पारदर्शिता, जवाबदेही मिल गया, पारदर्शिता मिल गया। पारदर्शिता क्या है, भ्रष्टाचार को कम करेगा। जवाबदेही को शासन की नैतिकता के स्तर से जोड़ते हैं। बाह्य बल की कमी, ये हम पहले ही बता दिए हैं, तो इससे जोड़ लोगे। लोगों की सूचनाओं तक पहुंच होगी तो शासन में मतलब विश्वास बढ़ेगा, और जनता शासन के बीच में क्या होगी, दूरियां कम होगी। फिर लोकतंत्र में वृद्धि होगी। तो ये बातें महत्व की है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आया। सूचना का अधिकार का महत्व भी पूछे तो आप बता सकते हो। अब जरा सा नेक्स्ट चलते हैं, अधिनियम का प्रभाव। इस अधिनियम का प्रभाव क्या है, तो भ्रष्टाचार में कम करने के लिए है, और विभागीय कार्रवाई में अगर विलंब और मनमाने जैसी बुराइयों पे क्या किया है, अंकुश लगाया है। इसने शासन और प्रशासन की गुणवत्ता और क्षमता में क्या किया है, वृद्धि की है। प्रभाव की बात हो रही है। इसने समय और संसाधन की बचत की है, बचत को प्रोत्साहन की है। सरकार व लोगों के मध्य दूरी क्या की है, कलम नहीं की है, कम की है। और इसने लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाया, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को सुलभ बनाया। तो ये अधिनियम का प्रभाव हुआ कि भ्रष्टाचार कम हो गया, ठीक है। जो विलंब था या बुराइयां थी वो कम हो गया। इसकी वजह से शासन और प्रशासन में गुणवत्ता बढ़ गया है, क्षमता बढ़ गया है, और इसकी वजह से समय और संसाधन की बचत हुई है, आरटीआई की वजह से, और सरकार और लोगों के बीच में दूरी कम हुई है, ठीक है। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि इसका बड़े आराम से बन सकता है, तो इसका प्रभाव रहा है। अब जरा सा देखो, आलोचनाएं क्या किया जाती हैं, सीमाएं क्या हैं, आलोचनाएं या सीमाएं पूछा जाए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि अधिनियम में दंड का प्रावधान क्या है, कमजोर है। जो भी आरटीआई एक्ट में दंड का प्रावधान है वो कैसा है, कमजोर है। सूचनाएं उपलब्ध कराना बाध्यकारी नहीं है, ये सबसे बड़ा आलोचना किया जाता है, बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है, आयोग के लिए अपील के निस्तारण की कोई समयावधि निश्चित नहीं है, कि जो भी आयोग है उन आयोग में कितने दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। पीआईओ के लिए तो बात किया गया है, लेकिन आयोग में कितने दिन में निस्तारण कर दिया गया उसका समय सीमा नहीं है, तो ये भी आलोचना होता है। तो आलोचना क्या, कि अधिनियम में जो दंड का प्रावधान है वो कमजोर है, ठीक है। और सूचनाएं उपलब्ध कराना बाध्यकारी नहीं है, हो सकता है कि वो गोपनीयता के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह के टाल देते हैं, जैसा कि अभी होता है कि ये सूचना हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर आयोग के लिए जो अपील किया गया है, जैसे फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और थर्ड अपील होता है, थर्ड अपील पे क्या आता है, आयोग आता है। तो आयोग के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि थर्ड अपील का कब तक निस्तारण करेगा, तो इसकी वजह से लेट लतीफ होता है, ठीक है। फिर आयोगों के निर्णय अंतिम अवश्य हैं, किंतु इसका पालन बाध्यकारी नहीं है। आयोग निर्णय तो देता है और निर्णय अंतिम अवश्य होता है, लेकिन उसका पालन बाध्यकारी नहीं है। इस संदर्भ में एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या किया था कि 2013 में सीआईसी ने एक निर्णय दिया था कि सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जितने हैं वो आरटीआई एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है। और निर्देश भी जारी किया था, कौन, सीआईसी ने। और जारी करने के बाद भी राजनीतिक दल क्या कर दिए, ये इसे अस्वीकार कर दिए, तो बाध्यकारी नहीं है, इस बात को बताता है। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा चिंता का विषय रहते हैं, कि ज्यादातर सूचना के अधिकार कार्यकर्ता हैं जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, वो उनको जान के खतरा हमेशा रहता है, जो विसिल ब्लोअर की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये अधिनियम कोई संरक्षण का काम नहीं देता, तो ये भी आलोचना है। अधिनियम की भावना के अनुरूप विभागों ने सूचना को स्वतः प्रकटीकरण नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम आरटीआई नहीं मांगेंगे तब तक विभाग सूचना देगा ही नहीं, या वो ऐसा नहीं हो सकता कि विभाग के अंदर ऐसा कुछ कार्य संस्कृति बन जाए कि स्वतः ही वो क्या करें, प्रकटीकरण करने लगे, प्रकट करने लगे, जितने सूचनाएं मांगी जा रही हैं वो वेबसाइट पे या देते रहे कि हाँ हमने ये काम किया, ऐसे किया। तो ये आलोचनाएं हैं, ठीक। अब जरा सा देखो आगे की बात कि आरटीआई संशोधन किया गया 2009 में, 2009 कह रहे हैं, 2019 में संशोधन किया गया। बड़ा सिंपल सा है कि
2005 की आरटीआई एक्ट में जो भी सूचना आयुक्त थे उनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष वर्णित था। कितना कार्यकाल था? 5 वर्ष। लेकिन उस संशोधन में ये समाप्त कर दिया। अब कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगा कार्यकाल। केंद्र सरकार निर्धारित करेगा कार्यकाल। तो 5 साल से खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि 2005 में ये बोला गया था, जरा सा इस बात को समझना, बड़े सिंपल वे में समझ लोगे कि 2005 में ये बोला गया था कि जो सीआईसी है, या हम ये कहें कि मुख्य सूचना आयुक्त है, उसका सैलरी कैसा होगा? क्योंकि ये सेंटर का था तो उसकी सैलरी कितनी होगी? सीईसी की तरह होगी। और जो बाकी आईसी हैं, जो आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त, उनकी सैलरी कैसी होगी? ईसी की तरह होगी। वैसे ही स्टेट आईसी की बात किया गया, तो उसका बोला गया जो स्टेट सीईसी है ना, स्टेट सीईसी, स्टेट मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सैलरी मिलेगी इसको, ठीक है। और ऐसा बोला गया था कि जो बाकी आईसी हैं, स्टेट के आईसी, उनको क्या ईसी जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सैलरी मिलेगी। तो दोनों स्तर पे बात किया गया था, ठीक है ना, कि सीईसी का सैलरी सीआईसी को दिया जाएगा, ईसी की सैलरी आईसी को दिया जाएगा। वैसे स्टेट जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सैलरी इसको दिया जाएगा। लेकिन उसको भी खत्म कर दिया और उसका भी बता दिया कि इन वेतन भत्ते का निर्धारण अब ऐसे ना देके क्या करेंगे? वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। समीक्षा और निष्कर्ष क्या लिख सकते हो कि जो आरटीआई एक्ट में हमने संशोधन किया गया है, वो संशोधन के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया है। जो 2005 में आयुक्त थे उनको सांविधिक संरक्षण मिला था, किंतु संशोधन के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। अब किसके हाथ में पावर आ गया? केंद्र सरकार के पास पावर हो गया। तो सांविधिक संरक्षण नहीं हो अब रह गया। निसंदेह यह संशोधन आयोग की निष्पक्षता पे क्या करेगा? नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अतः ऐसे संशोधन से बचना श्रेयस्कर होगा, ये निष्कर्ष लिख सकते हो 2019 वाले में। अब जरा सिटीजन चार्टर की बात करो। सिटीजन चार्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था सेकंड पेपर में, गवर्नेंस की बात कर रहे थे, लेकिन फिर से हमारा रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पे। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या है? तो विभाग, या इसका मतलब क्या है कि विभाग के द्वारा घोषित किए जाने वाले ऐसे दस्तावेज से है जिससे विभाग के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का समयबद्ध, गुणवत्ता प्रधान और ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण से वर्णन किया जाता है। तो सिटीजन चार्टर है क्या? तो सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज है जो विभागों द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। विभागों द्वारा जारी किया जाता है। तो बड़ी सिंपल से लिखना अपने लैंग्वेज में कि सिटीजन चार्टर क्या है? वो दस्तावेज है जो विभागों द्वारा जारी किया जाता है जिसमें अपने दी जाने वाली सेवाओं का समयबद्ध, गुणवत्ता प्रधान और ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। बस इतना ही बोल देना है कि क्या, फिर से सुनो, सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो विभागों द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समयबद्ध, गुणवत्ता प्रधान और ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण से वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहें कि सीधी सीधी बात, अगर हम इतना डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो विभाग द्वारा ग्राहक के प्रति दी जाने वाली प्रतिबद्धताओं का क्या है? सेट है। सिटीजन चार्टर क्या है? विभाग द्वारा जो ग्राहक होते हैं उनके प्रति दी जाने वाली प्रतिबद्धताओं का क्या है? सेट है। और इसका सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा किया गया 1991 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिविल सेवाओं को गुणवत्ता प्रधान और ग्राहक उन्मुखी बनाना, इसका मेन उद्देश्य था। अब ब्रिटेन सरकार सिटीजन चार्टर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए चार्टर मार्क नामक स्कीम प्रारंभ की गई थी, ठीक है। यद्यपि अब क्या किया गया है? इसको चार्टर मार्क को समाप्त कर दिया गया है। ग्राहक सेवा उत्कृष्ट मॉडल पे अब बल दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे काम का है, अगर जान लो कि चार्टर मार्क जो हम लोग सिटीजन चार्टर बोलते हैं, वहां पे चार्टर मार्क बोला जाता है। फिर चार्टर मार्क को खत्म करके ग्राहक सेवा उत्कृष्ट मॉडल पे ब्रिटेन क्या कर रहा है? सेवाओं की गुणवत्ता निश्चित कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा सी बात करते हैं कि सिटीजन चार्टर के घटक क्या होते हैं। तो घटक बड़ा सिंपल से हम लोग जानते हैं, और ऐसे ही बताया था कि संगठन के उद्देश्य
जो विभाग या संगठन द्वारा जारी किया जा रहा है, तो संगठन के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका वर्णन होना चाहिए सिटीजन चार्टर में। संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्य का विस्तृत विवरण देना कि संगठन ये काम करता है। फिर उसके बाद नागरिक या ग्राहक का विस्तृत विवरण देना चाहिए कि किन किन नागरिकों या ग्राहक को ये सेवाएं देगा, ठीक है ना। विभाग, जैसे हर एक विभाग तो हर एक सेवा देगा नहीं, विभाग बना ही है, जैसे कि कोई विभाग होगा पेंशन विभाग, तो पेंशन से जुड़ा हुआ होगा ना, तो वो जो उसके ग्राहक होंगे, नागरिक होंगे, उनको विस्तृत विवरण देगा। प्रत्येक नागरिक उनके समूहों को दी जाने वाली नागरिक और उनके समूहों को दी जाने वाली सेवाओं के मानकों, गुणवत्ता, समय सीमा इत्यादि के पृथक रूप से वर्णन और सेवाओं को पाने के तरीका का स्थान का उल्लेख होगा। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। शिकायतों के समाधान तंत्र का उल्लेख एवं इस तंत्र तक पहुंच बनाने के तरीकों का विवरण दिया जाता है। नागरिक या ग्राहक की अपेक्षाएं लिखी जाती हैं। इसमें अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, जैसे सेवा अगर असफल हो जा रहा है, अनुपलब्ध रहता है, तो प्रतिकर या राहत देने की व्यवस्था बात किया गया है। भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग ने उपयुक्त तत्वों का वर्णन किया था। भारत सरकार के जो डीओपीटी है ना, उसने इसने वर्णन किया। और दूसरी बात ये भी तो ध्यान रखना कि इसमें एक सिटीजन तंत्र में शिकायत तंत्र का भी व्यवस्था की बात की गई है। शिकायत तंत्र के ऊपर नहीं कहीं बोला है, तो शिकायत तंत्र की बात किया गया है। फीडबैक या शिकायत तंत्र। भारत में सिटीजन चार्टर क्या है, तो 1996-97 में जो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें सिटीजन चार्टर का निर्माण पे बल दिया गया था 1996-97 में, ठीक है। अतः क्रमिक रूप से सिटीजन चार्टर घोषित किए गए हैं, किंतु अपेक्षानुरूप उपयोगी क्रमिक रूप से सिटीजन चार्टर घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपेक्षा अनुरूप उपयोगी नहीं है। सिटीजन चार्टर में आज भी खामियां बनी हुई है। तो भारत में सिटीजन चार्टर के अंदर कमियां क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासनिक संस्था ने सिटीजन चार्टर पे प्रकाशित रिपोर्ट को में निम्नलिखित कमियां बताई। क्या क्या बताया IIPA ने, ठीक। 1 मिनट पानी पी के उसके बाद बात करते हैं। तो IIPA ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बताया कि क्या क्या कमियां हैं। तो अभी तक सभी मंत्रालय और विभागों द्वारा अपनाया नहीं गया सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में विषय वस्तु और डिजाइन की गुणवत्ता बहुत खराब है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी का हेल्प लिया ही नहीं जाता इसको बनाने के लिए। सेवाओं के मानकों एवं उसके प्रति वचनबद्धता का अभाव है कि सेवा के क्या मानक हो और उसके प्रति वचनबद्ध हो, ये इसका अभाव देखने को मिलता है। लोगों और सिविल समाज में संगठनों की भागीदारी का अभाव है, ये लिख दिया गया है यहाँ पे। उपयुक्त प्रचार का अभाव है। विभागीय द्वारा पालन करने के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। सिटीजन चार्टर को अपडेट नहीं किया जा रहा है। फीडबैक तंत्र नहीं अच्छा है। लोगों को में जागरूकता का अभाव है, ठीक है। फिर बोल सकते हो कि ये जटिल रूप से बनाया जाता है, आसान लैंग्वेज में नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें अन्य हितधारकों का राय या परामर्श नहीं लिया जाता है बनाते वक्त। तो ऐसे हम कमियां बता सकते हैं जो हमने पीछे बताया। सुझाव क्या है, तो सेकेंड ARC ने कुछ सुझाव दिया है इसको सही करने के लिए। सुझाव क्या है, तो वही जो प्रॉब्लम है उसी को सुधार करेगा। तो चार्टर तैयार करने से पहले संगठन में आंतरिक सुधार करना चाहिए भाई, कि चार्टर तैयार करने से पहले दक्ष तो बनो, सेवा देने की दक्षता तो आपके अंदर आए, आपकी क्षमता तो आए, तभी तो सेवा दोगे। तो क्षमता पहले सुधार करो, संगठन में आंतरिक सुधार करना चाहिए। फिर क्या करें, लोगों की आवश्यकताओं और विकल्पों को पहचान करें और मुख्यालय निगरानी में क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार देना चाहिए। मतलब कि क्या क्या आवश्यकता है, विकल्प है, उसकी पहचान करें। पहचान करने के बाद पहले तो क्षमता बनाएं, फिर आवश्यकताओं और विकल्पों का पहचान करें, फिर संगठन में व्यापक विचार विमर्श करें और नागरिक, मीडिया, समाज, विभिन्न समूहों का परामर्श फिर क्या करें, ले। सेवा और मानकों के समय और प्रतिबद्धता प्रकट करें। निष्पक्ष शिकायत समाधान तंत्र का विकास करें। फिर क्या करें, उपयुक्त प्रचार करें कि सब लोग जागरूक हो जाए, लोगों को जागरूक बनाएं और लागू करने के में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। फिर उपयुक्त फीडबैक तंत्र विकसित करें और समय समय पर समीक्षा करें और सुधार करें। ये बात जो सेवोत्तम मॉडल के साथ हमने बताए थे ना, 7, ठीक है ना, 7 स्टेप बताए थे, तो उससे भी लिख सकते हो। वो भी सेकेंड ARC ने ही दिया था और आगे भी आएगा। सिटीजन चार्टर बनाम जन सेवा या लोक सेवा गारंटी अधिनियम।
कहा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में क्या अंतर है। तो देखो, लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये राज्य द्वारा क्या बनाया जाता है, अधिनियम है, पहले बिल आया होगा, फिर ये बिल पास हुआ होगा तो एक्ट बना होगा, तो ये कानूनी दस्तावेज हो गया। लेकिन सिटीजन क्या है, विभागीय रूप से बनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर ये विधि हो गया, एक्ट हो गया, तो ये क्या होगा, ज्यादा जटिल होगा। जैसे सिटीजन चार्टर इससे अधिक प्रभावशाली दस्तावेज सिद्ध होगा। क्यों सिटीजन होगा कि सिटीजन चार्टर में तीव्र सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अधिनियम है, अधिनियम में कोई सुधार करना है तो फिर वो क्या होगा, बिल में अमेंडमेंट लेके आया जाएगा, फिर उसको प्रस्ताव होगा, फिर एक्ट बनाया जाएगा, तो अमेंडमेंट बिल। सिटीजन चार्टर क्या होगा, सीधे सीधे आराम से वो विभाग द्वारा जारी किया जाता है तो विभाग द्वारा हो जाएगा। तो अधिनियम में तीव्र सुधार नहीं हो सकता। सिटीजन चार्टर सरल होना चाहिए, जबकि अधिनियम की भाषा क्या होती है, क्योंकि ये विधि है और जन सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो सिटीजन चार्टर का सरल भाषा होता है, अधिनियम का भाषा क्या होता है, जटिल होता है। सिटीजन चार्टर में के विषय में लोगों के जागरूक बनाना अधिनियम की तुलना में ज्यादा सरल है। अधिनियम तो कभी बन गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो साइलो में दब के रह जाएगा, ठीक है, दस्तावेज में दब के रह जाएगा। लेकिन सिटीजन चार्टर हमेशा जिस विभाग में जाओगे वहां बोर्ड पे लटका हुआ दिखेगा, ठीक। तो ये दोनों में अंतर है, गारंटी लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सिटीजन चार्टर, ठीक है ना। और पूछा जाए कौन उपयुक्त है तो वो। अब जरा सा कार्य संस्कृति पढ़ने से अच्छा है कि कार्य संस्कृति को हम लोग पढ़े नहीं है अभी तक, पहली बार आ रहा है, तो इसको अच्छे से समझे। संस्कृति क्या है, हमने कहा इस बात को जरा सा अच्छे से समझना है कि एक आदमी है, ठीक है, और जैसे जैसे पर्यावरण चेंज होने लगा, ये ऊपर क्या है, ये पर्यावरण है, पर्यावरण है, उस पर्यावरण से चेंज होने लगा तो आदमियों पे भी प्रभाव पड़ेगा। और उस पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए जो भी मानव द्वारा निर्मित किया गया वह संस्कृति है। अब देखो कैसे हम बोल दिए बड़ा फटाफट, ये गहनता से समझना कि ये पर्यावरण है और पर्यावरण ये आदमी है, और इस पर्यावरण में चेंज होता गया तो मानव को भी चेंज करना चाहिए। तो सामंजस्य बैठाने के लिए मानव क्या किया, निर्मित किया, और जो कुछ निर्मित किया वो संस्कृति है। जैसे एग्जाम्पल क्या कि जम्मू कश्मीर का पर्यावरण कैसा है, ठंड है, चिल, ठीक, वहां पे बनियान पे घूम सकते हो, नहीं सकते, तो वहां की संस्कृति के पहनावा कैसा होगा, पहनावा, तो संस्कृति में पहनावा आता है ना, तो वहां पे कोट वगैरह या ऊनी कपड़े लादे होंगे, तो पर्यावरण से ही हो गया। खाने का क्या, वहां पे ठंडी ठंडी चीजें, ठंडा पानी पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन क्या ठंडा पानी पियोगे, क्या वहां पे जो भी चीजें होंगी वो गर्म खाना ही होगा, या जो शरीर को गर्म करते हो, इसलिए नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। तो खान पान हो गया, यही तो बोलते हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज कैसा, रीति रिवाज हमारा जैसा एटमॉस्फेयर होगा उसी के अनुसार रीति रिवाज होगा भाई, जैसा पर्यावरण होगा वैसे रीति रिवाज होगा। जैसे कि मॉम डे, फादर डे, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, ये हम लोग बनाए, घंटा नहीं बनाया, ये सब बाहर से आया। उनकी संस्कृति कैसी है, उनके अंदर प्यार नहीं दिखता है। संस्कृति देखो कि वो पर्यावरण ऐसा वातावरण बन गया था कि मदर को कोई पूछता नहीं था। यहाँ पे तो मदर को पूछो नहीं तो 2 चप्पल पड़ जाएगा ना, वहां पे मदर को कोई पूछता नहीं था, इसलिए मदर को पूछने के लिए मदर डे, फादर को कोई पूछता नहीं था तो फादर डे, ठीक है। अपने संबंधों में खटास आ जाती थी तो चॉकलेट खिलाते थे, चॉकलेट डे। यहाँ तो पहले से है, तो जैसा रीति रिवाज होगा उस पर्यावरण के अनुसार ही डेवलप्ड हुआ। तो मानव द्वारा पर्यावरण से या वातावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए जो निर्मित किया जाता है वो संस्कृति होता है। अब जरा सा कार्य संस्कृति की बात करें, अब जरा सा इसको बड़े सिंपल वे में बात करें। संस्कृति क्या होता है, हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज होगा, ठीक है, पहनावा होगा, ठीक है, कला होगा, कला, ठीक है, जो भी है वो संस्कृति में आ जाएगी। संस्कृति का मतलब यही हुआ, परंपरा हो गया, परंपरा के अनुसार, ठीक। तो हम कहें कि यहाँ पे ये संस्कृति को एक बार हटा दें, अब हम कह दें कार्य, कार्य बोल दें, कार्य करने की परंपरा, रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है।
मूल्य, संस्कृति में क्या होगा, अपना मूल्य होगा, मूल्य, ठीक है, नियम, नियम, वातावरण, वातावरण, ये क्या हो गया, संस्कृति का भी एक्सपेंडेशन हो गया। तो कार्य करने की परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, कार्य करने का मूल्य, नियम, वातावरण से मिलके क्या बना है, कार्य संस्कृति बना, खत्म, सिंपल सी बात। अब कोई माथा बच्चे नहीं कि कार्य करने की परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, नियम, वातावरण को क्या करते हैं, कार्य संस्कृति बोलते हैं। और कार्य संस्कृति के दो प्रभाव होगा। कार्य संस्कृति पे हमेशा देखो दो इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सामाजिक से, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कार्य संस्कृति दो तरीके से होगा। एक तो संस्कृति की बात आ रही है तो आदमी कैसा व्यवहार करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा वातावरण, मतलब इंटरनल होता है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से, दोनों रूप से प्रभाव पड़ेगा। कार्य संस्कृति पे आंतरिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा और बाह्य रूप से भी प्रभाव। और संस्कृति क्या हमेशा एक जैसे रहेगी? नहीं, संस्कृतियां बदलती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक संस्कृति की बात है, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संस्कृति नहीं बदलती, वो भी बदलती है, लेकिन ज्यादातर स्टेबल होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन 10 पीढ़ी के बाद तो ऐसा ही आ जाता है। मतलब एक पीढ़ी थी, हमारी ही पीढ़ी थी, हमने देखा है गाँव में लोग सुबह उठते थे, राम राम बोलते थे एक दूसरे को, ठीक है ना। आज वो संस्कृति गांव में भी देखने को नहीं मिलती। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति खत्म होती जा रही है ना, दूसरा एक वैल्यूज उसकी जगह लेते जा रहे हैं। तो कार्य संस्कृति हमेशा परिवर्तन होता है और आंतरिक घटक और बाह्य घटक दोनों से प्रभावित होता है। तो कार्य संस्कृति क्या है? किसी संगठन के उद्देश्य, संरचना, कार्य प्रणाली कैसी है, मूल्य, नियम, परंपरा, रीति रिवाज, वातावरण से मिलकर बना है कार्य संस्कृति, और हमने भी बता दिया। ठीक, अब दूसरी बात है कि ये किससे, आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। अब नियम, कार्य और मूल्य ये कैसे हैं घटक? ये आंतरिक घटक है। अगर कार्य संस्कृति में देखें तो कोई संगठन है, उस संगठन की कार्य संस्कृति की बात करते हैं, कार्य संस्कृति की, तो संगठन के अपने मूल्य होंगे, संगठन के मूल्य होंगे, कुछ नियम होंगे कि इस नियम के करना है, नियम, और इसके कुछ कार्य होंगे। ये तीनों क्या है? आंतरिक घटक है। बाकी बाह्य घटक क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, ये सब बाह्य घटक हैं, ये भी कार्य संस्कृति को प्रभावित करती है। तो आंतरिक रूप से संगठन का नियम, कार्य और मूल्य प्रभावित करती है, और बाह्य रूप से जितने हम लोग डायमेंशन बोलते हैं वो सारे प्रभावित करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक बात है कि संस्कृति हमारा कैसा होना चाहिए, संस्कृति अच्छा होना चाहिए। उन संस्कृतियों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिन संस्कृतियों में ये हमेशा ऐसे ही हैंड करता है, जिन संस्कृतियों में प्रगतिशील मूल्यों पे, मानवीय मूल्यों को वैल्यू दिया जाता है, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों को क्या दिया जाता है? वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, जो नैतिकता पे बल देती है, नैतिक मूल्यों को इनकलकेट किया जाता है समाज में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे। समर्पण का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है संस्कृति में, ठीक है ना। देखो, एक ही समाज की संस्कृति में समर्पण का भाव होता है। तो कार्य संस्कृति में क्यों अलग हो जाएगा भाई? कि एक अच्छी कार्य संस्कृति नीति शास्त्र पे बल देती है, मतलब नैतिकता पे बल देगी। एक अच्छी कार्य संस्कृति निष्ठा होता है, समर्पण भाव होता है, दक्षता होती है, पे बल देगी। तो ये बात तो होगा ही। और ये कार्य के लिए नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के लिए कार्य दोनों पक्षों को शामिल करता है, कि कार्य के लिए नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के लिए कार्य दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। जरा सा इस बात को समझो। ये हम बोल रहे हैं हमारा कार्य के लिए नीति शास्त्र, इसको 5 मिनट रोक के सोचो। नीति शास्त्र, ठीक है, कार्य के लिए नीति शास्त्र, हम कोई कार्य संपादित कर रहे हैं उसके लिए नीति शास्त्र कि उचित है कि नहीं, अनुचित है, ये होगा। और नीति शास्त्र के लिए कार्य, नीति शास्त्र के लिए कार्य का मतलब क्या? कि लोगों में नैतिकता कैसे बढ़ाया जाए, जो कार्य है कर रहे हैं उनमें नीति शास्त्र के लिए कार्य करें। नैतिकता बढ़ाने की बात यहाँ पे मूल भावना है, नैतिकता कैसे बढ़ाएं, नैतिकता कार्य संस्कृति में कैसे नैतिकता बढ़ाएं। और कार्य के लिए नीति शास्त्र, कार्य के लिए एथिक्स, मतलब कि हम ये पहले से डिफरेंस कर लें कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक है, और उचित काम को संपादित करें।
और नीति शास्त्र के लिए कार्य का मतलब नैतिकता कैसे बढ़ाएं, ये क्वेश्चन जब भी यहाँ पे सोचना 2 मिनट, आपकी बुद्धि घूमेगी और ये कुछ निकलेगा, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष शामिल होता है, इस बात को जरूर, कसम है इस बात का कि आप लोग सोचोगे जरूर, और जो भी आएगा जरूर लिखोगे किसमें, व्हाट्सएप पे। देखते हैं क्या लिखता है। तो भारत में कार्य संस्कृति कैसी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारत में कार्य संस्कृति, उचित कार्य संस्कृति का अभाव है, कार्य संस्कृति का अभाव है। मतलब कैसी है, कठोर है, असंवेदनशील है, औपचारिक है, अपजात वर्गीय है, ठीक है। वो स्वतंत्रता के पश्चात, और भी लिख सकते हैं, डीकेडी करेंगे तो और भी दिखा देंगे। स्वतंत्रता के पश्चात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाए जाने के कारण कार्य संस्कृति में परिवर्तन पे बल दिया गया और इसे लोगों के प्रति संवेदनशील और जनमुखी बनाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन अभी किंतु पर्याप्त सुधारों के अभाव के कारण ब्रिटिश कालीन कार्य संस्कृति के लक्षण अभी भी विद्यमान है, ठीक है। सैद्धांतिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता में अंतर रहा है, जिसे कार्य संस्कृति में हमेशा द्वंद्व उत्पन्न होता है, अर्थात व्यवहारिक सत्ता सैद्धांतिक सत्ता पे हावी होती रही है, जो डी फैक्टो है वो डी यूरे पे क्या होती है, हावी होती रही है। इसको इतना इजी में वे में समझेंगे। उदारीकरण के दशक में पुनः नई कार्य संस्कृति पे बल दिया जाने वाला लगा। वैश्वीकरण, अच्छे शासन की अवधारणा के विकास और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार ने संपूर्ण कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन बना दिया। तो वर्तमान में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नैतिकता, प्रतिस्पर्धा, राजनीतिकता इत्यादि कार्य संस्कृति के नए लक्षण के रूप में प्रदर्शित हुए हैं जब से ये एलपीजी आया है। यद्यपि पुरानी जो कार्य संस्कृति है लक्षणों से पूर्ण मुक्ति नहीं मिली है, अभी भी पर्याप्त सुधारों की अपेक्षा है। आप जरा सा इसको डिकेडी कर लेते हैं कि भारत में कार्य संस्कृति कैसी है। हमें और कुछ नहीं मालूम है, हमें बस यही है कि भारत में कार्य संस्कृति कैसी है। हम कहते हैं कि कार्य संस्कृति उचित नहीं है, उचित कार्य संस्कृति का अभाव है। तो भारत में असंवेदनशीलता है, पारदर्शिता की कमी है, ठीक है, सत्यनिष्ठता की कमी है, सत्यनिष्ठता की कमी है। कार्य संस्कृति में क्या है, तो सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है, ठीक है। मूल्यों का संकट है, मूल्यों का संकट इन लोगों के है। मूल्यों का गिरावट देखा जाए तो मूल्यों का गिरावट है। कार्य संस्कृति में क्या है, तो अभिजात वर्ग, अभिजातवाद है, ठीक है। कार्य संस्कृति में क्या है, तो उपभोक्तावादी प्रकृति है। कार्य संस्कृति में क्या है, तो कार्य संस्कृति में आज भी ब्रिटिश कालीन मानसिकता दिखती है, ब्रिटिश कालीन मानसिकता दिखती है, कालीन मानसिकता दिखती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे जैसे जनता के स्वामी मानना, ठीक है, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही सही, उत्तरदायित्व की कमी, जवाबदेहिता की कमी, etc। तो ये कार्य संस्कृति को हम लेके कितना व्यापक रूप से लिख सकते हैं। मतलब आप लोग वही किताबी कीड़ा के बच्चे अगर बने रहोगे तो यहीं तक रखोगे कि ये डी फैक्टो डी यूरो तक ही लिमिट रहोगे, ठीक है ना। डी फैक्टो डी यूरो अच्छा लगता है कीवर्ड में। और फिर से 1991 के बताओ कि 91 के आने के बाद पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता, प्रतिस्पर्धा, राह उन्मुक्ता इत्यादि कार्य संस्कृति आ गई है। तो इसमें हमने राह उन्मुक्ता नहीं लिखा है, प्रतिस्पर्धा दो ही बात नहीं लिखी, अदरवाइज सब लिखा है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा था, कार्य संस्कृति में चेंज हो रहा है। तो ये भी बता सकते हैं कि अभी 91 के बाद हमारा कार्य संस्कृति में चेंज आ रहा है। वो टोटल होगा सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। देखो, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता की बात करें तो हमारी तरफ से देखो, तो इतना प्रयास करने जाने के बाद सिटीजन चार्टर की बात करें, सिटीजन चार्टर में मुंह की खानी पड़ी। सिटीजन चार्टर से सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार तो हुआ नहीं, और नहीं अभी इसके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता भी दिखती है। तो हुआ कि कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सेवा की गुणवत्ता क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो फिर लोक प्रशासन में एक नया विषय उभर के आया जिसको नौ लोक प्रबंध कहते हैं। नौ लोक प्रबंध क्या बोलते हैं, नौ लोक प्रबंध। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है,
ये लोक प्रशासन का 9 उदित स्वरूप है, 9 लोक प्रबंध। तो 9 लोक प्रबंध के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा है। तो ये 9 लोक प्रबंध, इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। जो 9 उदित स्वरूप था लोक प्रशासन का, जिसको एनपीएम बोलते हैं, एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंध का उदय होता है। लोक प्रशासन के ये नया उदित स्वरूप है। इसमें सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता निश्चित किया जाता है। क्या बोला जाता है कि सेवा की गुणवत्ता अच्छा हो, गुणवत्ता की बात किया जाता है, गुणवत्ता कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, इस पे ध्यान दिया गया, ठीक है। ग्राहक, जो ग्राहक हैं या उपभोक्ता हैं, ग्राहक उन्मुखता हो, साथ ही साथ क्या हो, कठोर मूल्यांकन हो, कठोर जो भी सेवा दिया जा रहा है उस सेवाओं का क्या हो, कठोर मूल्यांकन हो। इन बातों पे फोकस किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ स्वतंत्र निर्णय शक्ति पे बल दिया गया, स्वतंत्र निर्णय पे बल दिया गया। तो हमने क्या कहा कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, किसका, लोक प्रशासन का 9 उदित स्वरूप आया, जो किस पे बल देता है, गुणवत्ता पे बल देता है, प्रतिस्पर्धा पे बल देता है, ग्राहक उन्मुखता पे बल देता है, कठोर मूल्यांकन पे बल देता है और स्वतंत्र निर्णय पे बल देता है। अब इसको, एनपीएम को फॉलो करके ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देश, सिंगापुर जैसे देश क्या हुआ, उनकी सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता बहुत अच्छी विकसित हुई, सिर्फ एनपीएम को फॉलो करके, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को फॉलो करके, जिसमें किस पे बल दिया गया, गुणवत्ता पे बल दिया गया, प्रतिस्पर्धा पे बल दिया गया, ग्राहक उन्मुखता पे बल दिया गया, कठोर मूल्यांकन किया गया और स्वतंत्र निर्णय पे बल दिया गया। और इनके आधार पे क्या किया गया, सेवा की गुणवत्ता बढ़ा दी। कौन कौन देश, ब्रिटेन, यूएस, सिंगापुर। तो भारत काहे पीछे रहता, भारत भी इस पे काम किया, लेकिन भारत को उस अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त हुए जिस अनुरूप ब्रिटेन, यूएस और सिंगापुर को प्राप्त हुए। इसमें भी कमियां रही। तो सेकेंड एआरसी ने इवेलुएट किया सेवा के, जो भी सेवा प्रदान करते हैं उसके बारे में सेकेंड एआरसी ने इवेलुएट किया, मूल्यांकन किया। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे भारत में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता प्रायः अभाव रहा है, सेवाओं में समयबद्धता और मानक की कमी है। तो बताया कि समयबद्धता की कमी है, मानक की कमी है, रिश्वत है, देरी का प्रचलन है, ये सब कमियां हैं सेवा प्रदान करने में। सेकेंड एआरसी ने बताया मूल्यांकन करने के बाद। फिर उसने सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया, कहा कि भैया ऐसा करो, तुम सेवोत्तम मॉडल को लाओ, सेवोत्तम मॉडल को ला दोगे तो सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता विकसित हो जाएगी। तो सेवोत्तम मॉडल है क्या, हमने इसको अच्छे से पढ़ाया था सेकेंड पेपर में भी, लेकिन एक बार देख लो कि सेवोत्तम मॉडल में क्या है, सिटीजन चार्टर है, यहाँ पे जन शिकायत तंत्र है, शिकायत तंत्र, और यहाँ सेवा डिलीवरी क्षमता। इन 3 कंपोनेंट से क्या बनता है, सेवोत्तम मॉडल। इन 3 कंपोनेंट पे सेवोत्तम मॉडल टिका हुआ है। सिटीजन चार्टर, जन शिकायत तंत्र होना चाहिए और सेवा डिलीवरी क्षमता होना चाहिए। जरा सा इस बात को समझो कि सिटीजन चार्टर, अब जरा सा सेवोत्तम मॉडल को अच्छे से समझते हैं, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सेवोत्तम मॉडल को लेके बड़ा सा दिक्कत होता है। तो सेवा प्रदान करना है तो कहा कि ऐसा करो कि 3 चीजों पे फोकस करो कि सब विभाग क्या करें, सिटीजन चार्टर निकालें जो सेवा देते हैं। सिटीजन चार्टर में वही घटक होने चाहिए जो हमने घटक बोला, और इस सिटीजन चार्टर को निगरानी करने के लिए या फीडबैक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिकायत तंत्र की व्यवस्था करना चाहिए यहाँ पे, कि अगर सेवा यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत करे, शिकायत तंत्र की व्यवस्था होना चाहिए। और फिर हमें क्या होगा कि सेवा प्रदान करने की क्षमता विकसित करना चाहिए, ठीक है ना। जब सब ये सेवा प्रदान करने की क्षमता विकसित होगा तो हम सिटीजन चार्टर को लागू कर पाएंगे। सिटीजन चार्टर को देखने के लिए क्या होना चाहिए, शिकायत तंत्र का होना जरूरी है और एक दूसरे के लिंक है। यही सेवोत्तम मॉडल है, 3 पिलर है, मेन 3 पिलर है। तो सेवोत्तम मॉडल को उसने 7 चरण में बोला था, हमने 7 चरण में बताया था कि सबसे पहले सेवोत्तम मॉडल में क्या करना होगा, यहाँ पे 0 नंबर पे कर लो कि संगठन में सुधार करना होगा। पहले संगठन में सुधार करना होगा,
और जो सेवा देंगे उस सेवा का परिभाषा करना होगा और ग्राहकों की पहचान करनी होगी। फिर उसके नए के स्टेप में जो हम सेवा देने जा रहे हैं उसके मानक और मानदंड निर्धारण करना होगा कि ये मानक में देंगे, इस मानदंड पे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेवोत्तम है, सर्वोत्तम मॉडल है इसको, ठीक है। तो मानक और मानदंड करेंगे। उसके बाद जब से मानक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या करेंगे, कैपेसिटी डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी डेवलप करेंगे। फिर मानक के अनुसार हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, और उस परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। यहाँ पे वो 0 हटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, वो सही लग भी नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक निष्पादन पे, परफॉर्मेंस पे हम बल देंगे और उस पे क्या करेंगे, निगरानी करते रहेंगे कि परफॉर्मेंस जो हम दे रहे हैं, जो हम मानक निर्धारित किए हैं, उस मानक के आधार पे हम अपना सेवा दे रहे हैं कि नहीं, उसकी निगरानी करेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्र पद्धति के आधार पे हम क्या करेंगे, प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करने के बाद, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के बाद जो परिणाम आएगा उस परिणाम के आधार पे हम निरंतर सुधार करते जाएंगे। तो 7 एकदम क्रमबद्ध चरण है। देखो क्या है, फिर से सुन लो। हमने पहले भी बताया है कि जो सेवा देना है उसको पहले परिभाषित करना है कि कौन कौन से सेवाएं आएंगी, क्या क्या है, परिभाषा देना है, ठीक है, डिफाइन करना है। और ग्राहक का पहचान करना है कि कौन कौन ग्राहक इस सेवा से जुड़ा हुआ है। तो पहला होगा सेवा का परिभाषा और ग्राहक की पहचान करना। उसके बाद हम जो सेवा देंगे तो वो सेवा किस मानक पे देंगे, किस मानदंड पे देंगे, उसका निर्धारण करेंगे। जब निर्धारण कर देंगे तो हमारे संगठन के अंदर हमने क्या है, मान लो कि हमारा संगठन है, तो संगठन हमारा कोई सेवा दे रहा है तो उसको परिभाषित भी कर लिया, ग्राहक का भी निर्धारण कर दिया कि एक ग्राहक आएंगे, ठीक है, और उसका मानक और मानदंड भी निर्धारित कर दिया अपनी सेवा का। तो फिर संगठन की क्षमता भी तो होनी चाहिए कि क्षमता, उस क्षमता के आधार पे जो इस मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं तो इस संगठन की क्षमता भी होनी चाहिए। तो हम उस आधार पे क्या करेंगे कि अपनी जो निर्धारित मानक है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षमता के विकास करेंगे, तभी हो सकता है। तो क्षमता के विकास कर दिए भाई, चलो क्षमता के विकास करेंगे तो अब हम अपना सेवा देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्षमता आ गई हमारे पास सेवा देने की। अब सेवा देंगे तो निष्पादन पे बल देंगे, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस पे बल देंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस पे बल देंगे। और फिर 5वें नंबर, यहाँ पे ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां, 5वें नंबर पे हम अपने परफॉर्मेंस को निगरानी में रखेंगे। परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, निगरानी में रखेंगे कि जैसा हम मानक सुनिश्चित किया है, मानदंड सुनिश्चित किया है, उस अनुसार पे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, तो निगरानी करेंगे। 6ठे नंबर पे हम क्या करेंगे कि हमारे संगठन के लोग नहीं, बाहर से किसी को बुला के हम अपने प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे कि सेवा कैसा दे रहे हैं, उसका प्रभाव कहाँ तक पहुंच रहा है, उस प्रभाव का मूल्यांकन करवाएंगे। किससे, बाहरी लोगों से, तो स्वतंत्र पद्धति से कराएंगे। और फिर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के परिणाम को क्या करेंगे, निरंतर सुधार करते रहेंगे। इस परिणाम पे जो भी हमें मिलेगा मूल्यांकन कराने के बाद, उस परिणाम में कोई कमी निकलेगी, मूल्यांकन कराएंगे तो उसके आधार पे हम सुधार करेंगे। यही सेवोत्तम मॉडल है। तो सेवोत्तम मॉडल को देखो फिर से, क्या हर एक क्रम में आपको याद होना चाहिए। सेवोत्तम मॉडल कभी भी 125 वर्ड में पूछा जाएगा। देखो पहले क्या करना है, सेवा को पहले सेवा होगा, सेवा प्रदान करने वाला कोई संगठन होगा, प्रदान करने वाला संगठन होगा, कोई भी संगठन हो सकता है। वो संगठन क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि वो सेवा को परिभाषित करेगा, ठीक है ना। परिभाषित करने के बाद वो ग्राहकों को पहचान करेगा कि किन ग्राहकों को या किन लोगों को, किन नागरिकों को वो सेवा देगा। तो ग्राहक या नागरिकों का क्या करेगा, नागरिकों का पहचान करेगा, ठीक है ना। फिर करेगा कि जो सेवा देगा उस सेवा का मानदंड क्या होगा, सेवा का मानक क्या होगा, उसका निर्धारण करेगा। अब मानक निर्धारण कर लिया तो संगठन के पास क्षमता भी तो होनी चाहिए सेवा देने की। तो अगर क्षमता नहीं है तो उस क्षमता का विकास करेगा, अब विकास कर लिया तो अब क्या करेगा, सेवा देना स्टार्ट करेगा, मतलब परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस करेगा मतलब निष्पादन करेगा, अपने मानक के अनुसार क्या करेगा, निष्पादन करेगा। फिर वो मानक के अनुसार चल रहा है कि नहीं उसकी निगरानी करेगा, क्या करेगा, निगरानी करेगा। और फिर कुछ समय के बाद किसी से मूल्यांकन करवाएगा,
मूल्यांकन करवाएगा बाहरी लोगों से। मूल्यांकन कराने के बाद जो कमी आ जाएगी उस कमियों से क्या करेगा, सुधार करेगा। यही प्रोसेस है सेवोत्तम मॉडल का। ठीक, अब बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, लोक या सार्वजनिक निधि का उपयोग हमारे सिलेबस में है। तो लोक निधि का उपयोग की बात करें तो लोक निधि के नियंत्रण, हम बात करें तो लोक निधि के उपयोग के नियंत्रण कौन करने वाले हैं? तो दो कारक हैं, एक बाह्य कारक है और एक आंतरिक कारक है। लोक निधि के सदुपयोग के लिए नियंत्रण कौन करेगा? एक बाह्य कारक द्वारा किया जाएगा, एक आंतरिक कारक द्वारा। तो पहले हम बाह्य कारक को देख लेते हैं। लोक या सार्वजनिक निधि के उपयोग के लिए बाह्य नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? तो पहला किया जाता है संसद के द्वारा नियंत्रण। संसद कैसे करेगा? संचित निधि का संरक्षक माना जाता है। अगर संचित निधि से पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो संचित निधि से पैसे कौन निकाल सकता है? विनियोग अधिनियम के तहत संसद ही निकाल सकता है। ठीक है, फिर संसद कैसे नियंत्रण करेगा लोक निधि के उपयोग का? तो जो पैसा निकालना होता है उस चर्चा के द्वारा, प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव के माध्यम से ये हम लोग संसद पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो भी पैसा निकालती कौन है? संसद निकालती है। तो संसद निकालती है तो संसद कहीं गलत खर्च ना करे, ठीक है ना, वो गलत खर्च ना करें, इस पे चर्चा के द्वारा हम कर सकते हैं। संसद पे नियंत्रण प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, प्रस्ताव के माध्यम से कर सकते हैं, और फिर समितियों के द्वारा भी संसद पे नियंत्रण किया जाता है। तो संसद पे नियंत्रण होगा तो जो भी संचित निधि होगा, संचित निधि वो कहाँ पे होगा? संचित निधि सदुपयोग का सदुपयोग होगा, न कि दुरुपयोग होगा। तो सदुपयोग करने के लिए क्या क्या चाहिए? संसद द्वारा नियंत्रण किया जाता है। पहली बात की संचित निधि से निकाला जाएगा। और संसद पे कौन नियंत्रण करता है? एक डाटा, देखो इसको कंफ्यूज मत होना, सेकेंड पेपर में भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आई थिंक ये टॉपिक ही नहीं था। तो देखो संसद क्या करेगा? संसद संचित निधि से पैसा निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? संचित निधि पे पैसा निकालेगा। और संसद पे नियंत्रण कौन करता है? संसद पे नियंत्रण कौन करेगा? तो संसद पे नियंत्रण भाई हम प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, ठीक है, चर्चा करके कर सकते हैं, और प्रस्ताव करके भी कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव भी कर सकते हैं। तो संसद पे नियंत्रण करने वाला ये सारे माध्यम है, प्रश्न द्वारा, चर्चा द्वारा, प्रस्ताव द्वारा, और जितने भी हमने प्रस्ताव बताए वो सारे प्रस्ताव द्वारा हो सकता है संचित निधि पे। दूसरा है कि संसद की वित्तीय समितियां भी हैं। संसद की वित्तीय समितियां क्या? तो जैसे लोक लेखा समिति है, तो कैग क्या करता है कि जितना व्यय किया जाता है उसका ऑडिट करता है। ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। तो उस कैग की रिपोर्ट को कौन देखता है? लोक लेखा समिति करती है। तो लोक लेखा समिति क्या होगा कि वो कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी। अगर अधिक अनुदान दिया गया है तो उसकी जांच करेगी। विनियोग लेखा या वित्त लेखा की जांच करेगी। कौन करेगा? लोक लेखा समिति द्वारा। अभी हम इसको और समरी कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है? प्राकलन या अनुमान समिति। ये मितव्ययता और कार्यकुशलता की सुझाव देती है। बजट का प्रबंधन का क्या करती है? जांच करती है या देखती है। तीसरा हमारा है लोक उपक्रम समिति। तो लोक उपक्रम संबंधित रिपोर्ट जो भी होती है उसकी जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति करती है। और कैग की रिपोर्ट और अन्य की भी जांच लोक उपक्रम समिति करती है, लेकिन लोक उपक्रम से संबंधित होना चाहिए। कैग की रिपोर्ट और अन्य की जांच कर सकता है। और कैग तो करता ही है। लोक वित्त की रखवाला है, संरक्षक माना जाता है। आय व्यय की लेखकों की जांच किया जाता है। अनियमितताओं को प्रकाश में लाया जाता है। जैसे कोल घोटाला है, वो इसी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने कहा क्या कि बाह्य रूप से कौन होगा? तो बाह्य रूप से हमने बता दिया दो होते हैं नियंत्रण करने के। लोक निधि को अगर सदुपयोग करना है तो उसका नियंत्रण, जो नियंत्रण करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो बाह्य कारक होते हैं और एक आंतरिक कारक होता है। लोक निधि का सदुपयोग करना है या लोक निधि के उपयोग पे नियंत्रण कितना होता है? दो तरीके से नियंत्रण होता है लोक निधि पे। एक होता है बाह्य कारक, एक होता है आंतरिक। बाह्य कारक में कौन कौन आते हैं? संसद आ गया और संसदीय समितियां आ गई। संसदीय समितियां आ गई और कौन आ गया? तो वित्तीय समितियां आ गई, वित्तीय समितियां भी आ गई। ये हो गए बाह्य कारक में। आंतरिक में जो हमारा क्या है? वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो काम किया जाएगा वो आ जाएगी आंतरिक में। तो यही लोक निधि के उपयोग पे नियंत्रण करने वाले दो हैं। तो बाह्य में कहा कि सांसद क्या करता है? संचित निधि से पैसा निकालता है। संचित निधि से पैसा निकालता है, विनियोग
अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, संसद ये संचित निधि का पैसा निकालता है, तो संसद कहाँ खर्च किया उस पे प्रश्न पूछ के संसद पे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रस्ताव ला के कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, चर्चा करके कंट्रोल में लाया जा सकता है संसद को। दूसरा है, संसदीय समितियां भी इसकी जांच करती हैं कि जो भी संबंधित संचित पैसे निकाले गए हैं वो खर्च कहाँ हुए। जैसे वित्तीय समितियों में देखो 3 आते हैं। एक लोक लेखा समिति आती है। लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग पढ़े थे। लोक लेखा समिति ये कैग के रिपोर्ट को क्या करेगी, जांच करेगी, जो भी ऑडिट किया रहेगा कि जो पैसा जिस सेक्टर के लिए दिया गया है वहां पे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैग देखेगा। ठीक है, फिर ये और क्या करेगा, तो ये जिससे अनुदान जो दिया गया है पीएससी, तो अनुदान राशि भी दिया जाता है, तो अनुदान की भी जांच कौन करेगा, पीएससी करेगा, लोक लेखा समिति करेगा। विनियोग लेखा या वित्त लेखा की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। फिर आ जाओ प्रकलन समिति या अनुमान समिति, ये मितव्ययता और कार्यकुशलता की सुझाव देता है। और बजट का प्रबंध कौन करता है, ये प्रकलन समिति करता है कि किस विभाग को, किस मंत्रालय को कितना दिया जाए। लोक उपक्रम समिति क्या है, तो लोक उपक्रम से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है, चाहे कैग दे चाहे अन्य जांचें हों, वो करती है लोक उपक्रम। फिर कैग भी है, तो कैग भी इसमें देख लो, एक 22 में कैग भी जोड़ लो। ठीक है, तो कैग भी है, लोक वित्त रखवाला है, संरक्षक माना जाता है, व्यय आय व्यय के लेखकों की जांच करता है, अनियमितताओं को में प्रकाश में लाता है। तो ये हो गया बाह्य। अब आंतरिक नियंत्रण के साधन देखो, वित्त मंत्रालय ये आदेश और निर्देश के द्वारा लोक निधि के उपयोग पे क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, वित्तीय संहिता का निर्धारण कर सकता है, आंतरिक लेखा परीक्षण करवा सकता है, ये एकीकृत वित्तीय सलाहकार के द्वारा काम करता है, या प्रशासकीय और वित्तीय मंत्रालय के संयुक्त निगरानी में कार्य दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, एकीकृत वित्तीय सलाहकार, या पुनर्विनियोजन समझो, रीअपरेट। इतना जान सकते हो कि आदेश निर्देश के द्वारा कर सकता है, वित्तीय संहिता का निर्धारण कर सकता है, आंतरिक लेखा परीक्षण के द्वारा नियंत्रण कर सकता है लोक निधि का। पुनर्वियोजन रीअप्रोप्रिएशन का क्या होता है मतलब, जैसे वियोजन का मतलब क्या होता है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को व्यय की अनुमति किसके द्वारा दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा। कि संसद क्या करेगा, संसद कार्यपालिका को अनुमति देगा कि आप व्यय करो, किसके द्वारा, विनियोजन के माध्यम से। विनियोजन के माध्यम से क्या देगा, संसद अनुमति देगा, किसको देगा, कार्यपालिका को देगा। ठीक है, कि आप खर्च कर सकते हो। लेकिन पुनर्वियोजन में क्या होता है, देखो वियोजन और पुनर्वियोजन में अंतर है। पुनर्वियोजन में क्या है कि पुनर्वियोजन ये संसद का कार्य नहीं है, बल्कि पुनर्वियोजन क्या है, कार्यपालिका का कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है। इसमें क्या होता है कि जैसे पैसा है, कोई XYZ उपशीर्षक है, इसमें क्या है 1000 करोड़ रुपया है, XYZ कोई शीर्षक है उसमें 1000 है। ठीक है, और YZ में कितना है, 500 करोड़ है। अब क्या हुआ कि XYZ का 500 करोड़ बच गया, खर्च नहीं हुआ, और इसमें चाहिए ज्यादा, हमें चाहिए 2000 करोड़ रुपया चाहिए YZ में। तो एक उपशीर्षक से दूसरे उपशीर्षक से में पैसा ट्रांसफर करना हो तो वो कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। और किसके तहत करेगा, पुनर्नियोजन के माध्यम से करेगा। तो एक उपशीर्षक से दूसरे उपशीर्षक में पैसा, धन का हस्तांतरण कौन करेगा, कार्यपालिका देती है। ठीक है ना, तो ये हम कहते हैं पुनर्नियोजन। तो पुनर्नियोजन के माध्यम से भी आंतरिक नियंत्रण का साधन होता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब जरा सा बात एक बार फिर से समझो कि हमने क्या बोला अभी तक। इस बात को हमेशा नोट करने के लिए आ जाता है कि लोक निधि पर नियंत्रण लोक निधि पे नियंत्रण की पे क्या करना है, विचार करना है। तो लोक निधि पे नियंत्रण 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है बाह्य, ठीक है, और एक हो सकता है आंतरिक। तो बाह्य के रूप में कौन कौन है, तो एक है संसद संचित निधि से पैसा निकालती है विनियोग अधिनियम के तहत, ये हो गया। और संसद पे नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन है, संसद पे नियंत्रण रखने के लिए चर्चा है, प्रस्ताव है,
प्रश्न है पूछ करके रखा जा सकता है कि वो उपयोग, मान लो कि दुरुपयोग कर रही है तो प्रश्न कोई कर सकता है, चर्चा भी कर सकता है। तो संचित निधि तो पैसा निकालेगा कौन और उपयोग के लिए भेजेगा, तो संसद पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये लोक निधि पे नियंत्रण की बात होगी। दूसरा क्या है कि वित्तीय समिति की बात कर रहे हैं। वित्तीय समिति में 3 समितियां हैं। एक है पीएसी लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राकलन समिति, और तीसरा क्या है तो उपक्रम समिति। ये 3 समिति कैसे हैं? वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है कि कैग का रिपोर्ट देखेगा। अगर किसी को क्या दिया गया है, अनुदान दिया गया है, तो उस अनुदान की राशि का सही उपयोग किया गया नहीं, वो कौन देखेगा? पीएससी देखेगा। प्राकलन क्या करेगा? मितव्ययिता वगैरह को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। और जो भी बजट प्रबंधन करता है वो कौन करेगा? प्राकलन करेगा। उपक्रम समिति क्या होगा? जो भी सरकारी उपक्रम से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का रिपोर्ट का जांच करता है। इवन कैग की भी रिपोर्ट, जो भी सरकारी उपक्रम है उनकी संस्थाओं की रिपोर्ट कैग भी देता है, तो कैग की रिपोर्ट भी जांच करता है। तो ये बात हो गई। तीसरा क्या है? खुद कैग है। तो कैग क्या करता है? कैग का काम हमने बता ही रखा है। तो ये बाह्य निर्धारक है। आंतरिक में कौन कौन है? आंतरिक में हमारा एक है पहला कि वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या कर सकता है? वित्त मंत्रालय आदेश या निर्देश द्वारा नियंत्रण कर सकता है, निर्देश के द्वारा नियंत्रण कर सकता है। आंतरिक रूप से क्या कर सकता है? ऑडिट करा सकता है। ये हो गया, तो आंतरिक रूप से हो गया। फिर दूसरा इसमें क्या है? दूसरा पुनर्वियोजन के माध्यम से। पुनर्वियोजन क्या होता है कि कोई एक राशि उपशीर्षक से, किसी एक उपशीर्षक से लेके दूसरे उपशीर्षक में क्या किया जाता है? हस्तांतरण किया जाता है। लेकिन वो कौन करता है? ये कार्य कार्यपालिका करती है। तो हस्तांतरण करने को पुनर्वियोजन करते हैं। तो पुनर्वियोजन के माध्यम से भी होता है। तो ये लोक निधि पे नियंत्रण की बात हो गई। अब जरा सा देखो, सार्वजनिक निधि के कुशलतम उपयोग के लिए बाधा क्या है? तो भ्रष्टाचार है। एनके वोरा की कमेटी क्या बोलती है? गठजोड़ की बात करती है। संसद की भूमिका में गिरावट आ रही है। नियंत्रण क्या हो रहा है? शिथिल हो रहा है। संसद में नियंत्रण बाह्य नियंत्रण में। लेखा परीक्षण में कमी आ रही है, सोशल ऑडिट नहीं हो रहा है, लेखा परीक्षण में विलंब हो रहा है। संसदीय समितियां जो हैं वो विलंबकारी प्रकृति की हैं, इसलिए नियंत्रण नहीं हो रहा है। संसदीय समितियों के पास बाध्यकारी बल नहीं होता है, ये भी है। राजनीतिक कारणवश वित्त मंत्रालय निष्पक्ष नहीं होता, ये भी एक कमी है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। तो सार्वजनिक निधि का कुशलतम या सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या है? भ्रष्टाचार है। एनके वोरा वाला कमेटी का जो है वो कारण बताया। वो संसद की भूमिका, खुद संसद क्या है? बाह्य नियंत्रण है, और संसद की भूमिका क्या है? वो में गिरावट देख रही है। संसद खुद ही उनकी परफॉर्मेंस या दक्षता कम होती जा रही है, तो वो क्या नियंत्रण रखेंगे? लेखा परीक्षण में कमी है। सोशल ऑडिटिंग को हम लोग प्रभावी रूप से लागू ही नहीं कर रहे हैं हर जगह। लेखा परीक्षा जितना ऑडिटिंग होता है वो बहुत देर लगाते हैं, तो उससे गबन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। संसदीय समितियां क्या है? ये जो भी ऑडिट करती हैं संसदीय समितियां लोक निधि को, वो विलंब लगाती हैं। संसदीय समितियों के पास बाध्यकारी बल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर कुछ बाध्यकारी बल हो संसदीय समितियों के पास तो कुछ रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन संसदीय के पास क्या है? सलाहकारी है कि ये किया है, जाएगा संसदीय समितियां किसके पास देगा? संसद के भी पास देगा। तो सलाहकारी है। कोई बाध्यकारी अगर होता है कि इनकी रिपोर्ट को संसद माने ही तो मान लेता, लेकिन बाध्यकारी है नहीं, सलाहकारी है। तो ये कमी ये भी है। राजनीतिक कारणवश वित्त मंत्रालय भी निष्पक्ष नहीं होता है, तो वो आंतरिक वाला प्रभाव हो जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव तो हमेशा रहता है। तो ये सार्वजनिक निधि में कुशलतम उपयोग, निधि के कुशलतम उपयोग में बाधाएं हैं। तो सुझाव क्या होना चाहिए? तो भ्रष्टाचार और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, संसद की जनता के प्रति जवाबदेही तय किया जाए, सामाजिक लेखा परीक्षा किया जाए, जन भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए, सिविल समाज को प्रोत्साहन किया जाए, व्यय पारदर्शिता जवाबदेही आधारित होनी चाहिए। एनजीओ द्वारा जो धन व्यय किया जाता है उसका स्वतंत्र निगरानी, संगठन और सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से एनजीओ के जो पैसे खर्च करते हैं उनको भी सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक रूप से नैतिकता में वृद्धि किया जाए। तो जो भी हमने समस्याएं बताई हैं उसी समस्याओं पे हम क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब भ्रष्टाचार को संक्षेप में देखते हैं। तो भ्रष्टाचार को करप्ट हम बोलते हैं, तो करप्टस से बना है। करप्टस का मतलब क्या होता है? तोड़ना या नष्ट करना। इसका मतलब भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि ये नैतिक विफलता का परिणाम होता है। भ्रष्टाचार हमेशा क्या होता है? नैतिक विफलता का
परिणाम होता है। भ्रष्टाचार इज इक्वल टू उत्तरदायित्व विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही। तो भ्रष्टाचार वही होता है जहां उत्तरदायित्व होता है, जहां विवेकाधिकार होता है और वो जवाबदेह नहीं हो। किसी पद पे आप बैठे हैं, उसका उत्तरदायित्व होगा, आप सिविल अधिकारी हैं तो विवेकाधिकार है, इन दोनों का प्रयोग करते हुए, लेकिन अगर जवाबदेही नहीं होगा तो हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार है। इसीलिए उत्तरदायित्व और विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले को कहीं भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में देखो, राजीव गांधी 1980 के दशक में ये बताए थे कि उड़ीसा में कालाहांडी में 1 रुपया में सिर्फ 15 पैसे जमीनी स्तर पे पहुंच जा रहा है। तो सरकार 1 रुपया भेज रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना पहुंच रहा है? 15 पैसा। तो उड़ीसा के कालाहांडी में निकल गया। योजना आयोग ने खुद बताया कि 1 रुपया में से 50 पैसा ही जमीनी स्तर पे पहुंचता है। और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कितना हो गया? 86वां स्थान है। तो ये बता रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत है। अब भ्रष्टाचार है तो उसका कारण क्या है? तो कारण भर भर के बोलो, सामाजिक, आर्थिक और विधिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत और प्रशासनिक, ये सारे कारण हो सकते हैं। सामाजिक कारण में क्या? सामाजिक सम्मान, भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक सम्मान है, या उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, ठीक है ना। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, भोग विलास, ये सब सामाजिक क्या हो गया? सम्मान का ये बन गया, प्रतीक बन गया है। तो इसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं समाज में। और भी हम लोग डीकेडी करेंगे तो देख लेंगे। आर्थिक रूप से अगर किसी के पास अपर्याप्त वेतन होगा तो भ्रष्टाचार करेगा, आर्थिक संकट होगा तो करेगा, और आर्थिक बुराई जैसे होगा, उसके पास आर्थिक जैसे बुराई होगी तो वो भी भ्रष्टाचार करेगा। विधिक रूप से जो भी निरोधक कानून है भ्रष्टाचार के लिए, या दंडात्मक कानून है, का है वो अप्रभावी है या कठोर नहीं है, तो उसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजनीतिक में क्या? एन बोहरा की गठजोड़ की बात कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से क्या? तो मनोवैज्ञानिक कारक है। मनोवैज्ञानिक कारक क्या? व्यक्तिगत रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि उसको सुखवादी या उपभोक्तावादी अगर बन गया है तो उपभोक्तावादी बनने की वजह से वो चाहता है कि हमारे पास टीवी हो, हर एक तमाम तरह के सब चीजें हो, तो मनोवैज्ञानिक कारक बन गया है, या समाज को दिखाने के लिए। तो या ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक हमारा मानसिक जड़ में समा चुका है। प्रशासनिक क्या? तो प्रशासन में सुधारों का अभाव है, पारदर्शिता की कमी है, जवाबदेही की कमी है। प्रशासन पे तो और भर भर के लिख सकते हो। ये सब कारण है, ठीक है ना। अब इन कारणों के कारण क्या हो रहा है? प्रभाव क्या पड़ेगा भ्रष्टाचार के? तो भ्रष्टाचार होगा तो विकास का अभाव होगा, आर्थिक संसाधनों का क्या होगा? दुरुपयोग होगा, सामाजिक संस्थानों की क्षमता क्या होगा? दुरुपयोग होगा, नैतिकता का ह्रास होगा, मनोवैज्ञानिक कमजोरी उत्पन्न होगी, राष्ट्र और समाज की उन्नति में बाधक होगा, शोध का हतोत्साहन होगा, नवाचार नहीं लाया जा सकता, और भी है। तो उपाय क्या किया जा सकता है? तो उपाय करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो बेंडिक रूट की बातें याद आनी चाहिए कि व्यक्तिगत लेवल पे समाजीकरण करो, शिक्षा सुधार करो, सामाजिक सुधार करो, लोक सेवा के लिए नैतिक संहिता, आचरण संहिता लाओ, विवेकहीन शक्तियों का दुरुपयोग या मनमाना नहीं प्रयोग करो, मतलब इसमें अस्पष्टता लाओ कि कब विवेकाधीन शक्तियों को उपयोग कर सकते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण से भी हमारा भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में सुधार लाया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है कि प्रक्रिया तीव्र और दंड सुनिश्चित है। केवल 6% को ही दंड दिया गया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत, सिर्फ 6%। तो उसको कुशल बनाना। फिर जो संस्थाएं हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीसी, सीबीआई, ये हाथी की दांत के समान है, तो इनको संशोधन करके क्या करना चाहिए? प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना चाहिए, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासनिक सुधार सेकेंड ARC के अनुसार करना चाहिए, प्रशासनिक सुधार करना चाहिए, प्रशासनिक कार्य संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए, सामाजिक लेखा परीक्षण करना चाहिए, विशिल ब्लोर को संरक्षण देना चाहिए, बोहरा रिपोर्ट द्वारा बताए गए समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, केंद्रीय निष्पक्ष और स्वतंत्र आयोग का गठन, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का निर्णय ले, ठीक है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। अब आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। हमने बताया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 309 के तहत दिए गए दिशा निर्देश का ही खाका है कोड ऑफ कंडक्ट। और सेंटर के लिए कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट, और स्टेट के लिए गवर्नर जारी करता है, ठीक है ना। आचरण संहिता, तो आचरण संहिता का सोर्स कहाँ है? 309 है। ये बातें पहले बता देना है। आचरण संहिता का मतलब क्या है कि कोई संगठन अपना क्या बनाता है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, और उसमें निर्देश दे दिया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में दे दिया जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक कोड ऑफ कंडक्ट में
क्या करना चाहिए ये बातें बोला है कि प्रत्येक सिविल सेवक को अपने कार्य में सत्यनिष्ठा बनाए रखना चाहिए, लोक सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करें, अपने पद की गरिमा बनाए रखें तथा विनम्र और शिष्ट आचरण करें। प्रत्येक सिविल सेवक को स्वयं सत्यनिष्ठ निष्ठा का पालन करते हुए अपने अधीनस्थ से सत्यनिष्ठा का पालन सुनिश्चित करें। ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करें, परानुभूति रखें, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक सिविल सेवक को बेईमानी, छल कपट, धोखाधड़ी से दूर रहना चाहिए, जानबूझकर अपने वरिष्ठों के आदेशों और निर्देशों का अवहेलना नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित धरने, प्रदर्शन आदि में भागीदार नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहिए, प्रेस आदि के से माध्यम से सरकार की नीति और कार्यक्रम को आलोचना नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आचरण संहिता के उल्लंघन में क्या हो सकता है, ये कार्रवाई किया जा सकता है, उल्लंघन में दंड दिया जा सकता है आचरण संहिता के उल्लंघन करते हो। ठीक है ना। अनुशासन, नैतिक कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो कोड में नैतिक संहिता में सदस्यों के कार्य या हम सीधी बात है कि नैतिकता के लिए मार्गदर्शन करते हैं कोड ऑफ एथिक्स में। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नैतिक संहिता कुछ मूल्यों और मानकों का संग्रह होता है जो सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। यह सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से व्यवहार में नीति संहिता का अनुपालन करें, स्वेच्छा से, यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा से। नैतिक संहिता का उद्देश्य सदस्यों को आचरण में नैतिकता के पथ पर ले जाना है या मार्गदर्शन करना है। उत्तरदायित्व के तत्व इसमें निहित होते हैं। नैतिक संहिता का पालन में अंतरात्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बातें हम लोग बोल बच्चन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो हम नीति शास्त्र को समझते हैं। अब दोनों में अंतर देखो, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आचरण संहिता क्या है, बाह्य दबाव और निर्देशन पे बल दिया जाता है, ये बाध्य किया जाता है संगठन के द्वारा कि आपको आचरण संहिता को फॉलो करना ही है। नैतिक संहिता क्या है, आंतरिक पक्ष पे स्वेच्छा पे बल पे निर्भर करता है कि आप उसको फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे बाह्य दबाव होता है। इसका संदर्भ कानूनी होता है, अगर उल्लंघन होगा तो दंड दिया जाएगा। इसका संदर्भ कैसा है नैतिक संहिता का, तो नैतिक है। और उल्लंघन की स्थिति में यहाँ पे आचरण संहिता में दंड होगा या अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव होगा, लेकिन नैतिक संहिता में अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक संहिता का अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उल्लंघन करेगा तो कुछ दंड वगैरह का नहीं है। यहाँ पे आचरण संहिता में करना पड़ेगा का भाव विद्यमान है और नैतिक संहिता में चाहिए का भाव विद्यमान है, मतलब स्वेच्छा से। आचरण संहिता में इसका संबंध किससे है, जवाबदेहिता से, और नैतिक संहिता का संबंध किससे है, उत्तरदायित्व से है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जाके हमारा आज 7वां लेक्चर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और इसको आपको लग रहा है ना कि हम ओवर ऐसे ऊपर पढ़ाए, तो बिल्कुल इस अंधविश्वास में मत रहना, रटाएंगे तो ही है, आपको रटाएंगे तो वहां भी लेक्चर ये रिपीट होना ही है, तो रटाना तो है ही है 7 यूनिट तक। तो आज एथिक्स सिर्फ 5वां थिंकर को छोड़ के खत्म। ठीक, तो अब धीरे धीरे थिंकर लाएंगे और इसकी हम लोग डीकेडी करेंगे।